वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा जी, क्योंकि हमने लकीली शुरू में पाइचार्म इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। हाउएवर मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें कि कितना आसान है पाइचार्म में जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ये देखिए सिंपल, पहले हम पाइचार्म में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे करता हूँ, क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, तो मेरे पास ये विंडो आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है जेंगो, प्योर पाइथन के नीचे जेंगो। तो मैं जेंगो सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्लिक करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट मैं इनेबल कर देता हूँ और इसका नाम रखते हैं जी वेब ऐप। ठीक है, बल्कि मैं इसको कह देता हूँ माई वेब ऐप। ठीक है, माई अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, एम बड़ा रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो ही क्रिएट करता हूँ दिस विंडो और हमारे लिए जेंगो का प्रोजेक्ट जो है ये तैयार हो रहा है। ठीक है, इतनी देर मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ जब ये मेरे लिए सेटअप तैयार कर ले। ओके गाइस, तो हमारे पास ये जेंगो का एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया हुआ है। हाउएवर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये फाइल स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, लेकिन पाइचार्म में जेंगो का प्रोजेक्ट करना इज़ दैट सिंपल। ठीक है, हाउएवर अब हम इन जनरल जो है वो पाइचार्म के बगैर जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें। यहाँ पे मैं आके CMD ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, सॉरी ये ओपन करते हैं जी। अच्छा जी, हमारे पास ये कंसोल ओपन हो गया हुआ है। अब सिंपल मैंने ये करना है कि जिस डायरेक्टरी में मैंने जो जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, पहले मैंने उस डायरेक्टरी में जाना है। लेकिन सबसे पहले तो मैंने जेंगो को इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन की थी मैंने जेंगो की, ये हमारी इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में हुई है। तो इसका मतलब ये है कि पहले या तो मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूं, ठीक है, और फिर उसके अंदर जेंगो इंस्टॉल करूं, ऐसा ही है ना। तो इसलिए सबसे पहले मुझे पिप ins इंस्टॉल venv करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये करूँगा तो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट मोसी के फोल्डर में आ जाएगा। उसके बाद मैं करूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है जी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर करेंगे जी पिप इंस्टॉल जेंगो, फिर उसके बाद जेंगो आ जाएगा। फिर हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, वहाँ से जाके जो बाकी कमांड्स रन करेंगे। हाउएवर ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है अपने कोर फोल्डर में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं और यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए जी, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या चीज़ है और फिर हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक जी दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने जो है ना प्रोजेक्ट जेंगो का स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में मैं आपको एक बेसिक फ्लेवर दूंगा इसकी फाइल्स का और फिर हम सर्वर को रन करेंगे, यानी कि जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना उस वेब ऐप को जो हमने क्रिएट किया है, ये वाली वेब ऐप, इसको हम लोकल मशीन पे ऑनलाइन करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए ये हमारी वेब ऐप है और इस वेब ऐप के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। गुड, यहाँ पे venv की फाइल पड़ी हुई है। ये है वर्चुअल इन्वायरमेंट की। वर्चुअल इन्वायरमेंट को आप यूँ समझ लीजिए एक बलून, एक गुब्बारा, जिसके अंदर आपकी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि बाहर के माहौल से कंटेमिनेशन से बची हुई है और बाहर के माहौल को भी कंटेमिनेट नहीं कर रहे। अब मिसाल के तौर पे जितनी भी एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल करूँगा इस माई वेब ऐप के प्रोजेक्ट में, वो मेरे मेन कंप्यूटर पे नहीं इंस्टॉल होंगे, वो मेरी मेन रजिस्ट्री को ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली लोकल इसी फोल्डर के अंदर ही रहेंगी। एक चीज़, फिर सबसे ऊपर आते हैं, पहली फाइल जो है वो है डंडर इनेट फाइल। अगर आपको याद हो डंडर इनेट फाइल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको ओपन करें तो ये फिर किस लिए पड़ी हुई है, इसका नाम कीमती है बेसिकली डंडर इनेट। डंडर इनेट जो है यूं समझ लीजिए ये साइन बोर्ड है पाइथन के लिए। ये पाइथन को बता रहा है डंडर इनेट कि यार ये जो वेब ऐप है ना, तुमने इसको पैकेज ट्रीट करना है कि इसके अंदर जो भी फाइल्स है ना वो किसी और फोल्डर के अंदर एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके नीचे आते हैं, सेटिंग्स की फाइल है। अब ये देखिए ये जो हमारे लिए ऑलरेडी इतना कोड जो है ऑलरेडी लिख के रख दिया गया हुआ है। अब सेटिंग्स में सबसे ऊपर ये देखिए डीबग इज इक्वल टू ट्रू। जब हम अभी जो है डीबग ट्रू कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि आप कोई वेबसाइट रन करें ना, कोई एरर आता है तो कोई कस्टम मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि डीबग फॉल्स हुआ होता है और कस्टम मैसेज आ जाता है। अगर डीबग ट्रू हो तो इतना गंदा मैसेज आए ना कि आपका दिमाग ठिकाने लग जाए कि आ जाए जी फलाना URL बैकवर्ड प्रोपेगेशन नॉट फाउंड, और यानी कि पूरे का पूरा मजमून आ जाता है कि ये मसला क्या था। तो ये जो इस वजह से होता है। फिर उसके बाद जो है ये देखिए ये एप्लीकेशन हैं, मिसाल के तौर पे एडमिन की एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं आपको दिखाऊंगा एडमिन पैनल हमारा ऑलरेडी अभी इसमें इंस्टॉल हो गया हुआ है। उसके बाद मिडलवेयर है,
रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर नीचे आए तो ये देखिए डेटाबेस ऑलरेडी लिंक्ड हो गया हुआ है और डेटाबेस इंजन जो है इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट SQLite 3 है। हाउएवर हम इसको चेंज कर देंगे बाद में। एनीवे आप नीचे आएँ उसके बाद जो है ना सिक्योरिटी की है एंड सो ऑन। इसको बाकी बाय द वे इसको चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फ़िलहाल हमारा ये मकसद नहीं है। मैं URLs को ओपन करता हूँ। ये जी URLs का फ़ोल्डर है। ये URL जो है बेसिकली ये यूँ समझ लीजिए इसके अंदर सारे URLs पड़े होते हैं। URL जो है मिसाल के तौर पे www.google.com, .youtube.com, .instagram.com, .twitter.com, ये सारे URLs हैं। तो यहाँ पे हम URL पैटर्न डिफ़ाइन करते हैं और आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम इसको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है WSGI फाइल। बहुत सारे जो है ना कोर्सेज़ में इसको डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि WSGI जो है ये बेसिकली वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है। ये बेसिकली क्या करता है, ये इस ऐप की बात करवाता है वेब सर्वर से, यानी कि कम्युनिकेशन जो है ना लिंक बनाता है। तो ये कौन सा वेब सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, ये जी हम WSGI एप्लीकेशन जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद इसकी तफसील जो है वो यहाँ से अवेलेबल है कि WSGI वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है और ये सारी इसकी आपको मिल जाएगी तफसील। हाउएवर अगर हम पीछे जाएँ तो ये देखिए ये मज़ीद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है। हमने इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करना, ना हमने इसको इन्वोक करना है, ना हमने इसको यूज़ करना है। मेरे ख्याल से यही जानना फ़िलहाल बेहतर है कि ये एक वेब सर्वर इंटरफेस है जो कि बेसिकली हमारी वेब एप्लीकेशन जो यहाँ पे पड़ी हुई है उसकी कम्युनिकेशन कराता है वेब सर्वर के साथ। गुड, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और चलें जी अब हम सर्वर स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से वो यहाँ पे है manage.py। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। manage.py को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कुछ कोड है जो कि हमें फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है। manage.py का कंसेप्ट समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए ये मैनेजर है। आपने कोई भी काम कहना हो जेंगो को तो आपने मैनेजर को इन्वोक करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सर्वर रन करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई और कमांड रन करनी है तो वो मैनेजर के थ्रू जाएगी। तो ये मैनेजर जो है कमांड हैंडल करेगा। चलिए जी मैं इसको टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है, और मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं अब सर्वर को रन करने लगा हूँ, यानी कि हमने वेब साइट बना ली हुई है, ठीक है। अब हम उसको लोकल मशीन पे ऑनलाइन डालने लगे। तो मैं कहता हूँ पाइथन manage.py को इन्वोक करो। ये देखिए ये यही वाली manage.py को इन्वोक कर रहा हूँ और उसके अंदर रन सर्वर करो, रन सर्वर। मैं इसको रन करता हूँ जी। आप थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एड्रेस आ रहा है, इसको कहते हैं IP एड्रेस, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टाडा, कंग्रेचुलेशन गाइज, आपकी वेबसाइट जो है ये ऑनलाइन हो गई हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे debug इज इक्वल टू ट्रू आ रहा है। ये सेटिंग्स में हमने ट्रू किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा आखिर में जब हमारी वेबसाइट बिल्कुल तैयार हो जाएगी फिर हम इसको फॉल्स करेंगे, फिर आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। हाउएवर एट द मोमेंट आप देखिए हमारी वेबसाइट जो है वो अप एंड रनिंग है। ना सिर्फ अप एंड रनिंग है बल्कि मैं इसको अगर बैकस्लैश करके एडमिन करता हूँ, रन करते हैं, वाह, तो ये मेरे लिए एडमिन का जो पैनल है वो भी तैयार हो गया हुआ है। अगर आपको याद हो ऐप्स के अंदर ऑलरेडी एडमिन का ऐप पड़ी हुई थी, ठीक है। तो एक्सीलेंट, तो देखिए इतना सारा कुछ सिर्फ 1-2 क्लिक करने से हमारे लिए ऑलरेडी जो है तैयार हो गया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके गाइज, वेलकम बैक। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। इसको कहते हैं MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बेसिकली जेंगो की बुनियाद जो है वो इस मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर रखी गई है। हाउएवर हमें ये क्रिएट नहीं करना पड़ता। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत डायनामिक वेबसाइट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी डायनामिक वेबसाइट यूज़ करती हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है ये मॉडल व्यू कंट्रोलर? इमेजिन करें ये एक यूज़र है जो आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा यूज़र है। तो ये यूज़र आता है तो पहली चीज़ ये देखता है ना यूज़र इंटरफेस के ऊपर, ये एक वेब पेज है, ठीक है, वेब पेज, ठीक है। ये एक वेब पेज देखता है, ऐसा ही है ना। इमेजिन करें कि इस वेब पेज के ऊपर आपने एक फॉर्म रखा हुआ है जिसमें इसको अपना नेम और ईमेल एड्रेस लेट से इंटर करना है। ये एक फॉर्म है जिसके अंदर इस तरह खाने बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बंदा आता है इसमें अपना डेटा इंटर करता है, ठीक है।
इसमें डेटा इंटर करता है, लेट्स से टी 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 टी, इसने अपना डेटा इंटर किया। अब ये डेटा लेट्स से जो भी आता है, आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये जो देख रहा है, ये जो यूज़र वेबसाइट के ऊपर देख रहा है, इसको कहते हैं व्यू, VIEW, व्यू। अब ये व्यू से जो डेटा था वो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इस डेटा के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पे ये डेटा लिया आपने और इस डेटा में लेट्स से इस बंदे की एज उठाई और एज को ऐड 2 कर दिया, या कोई फंक्शन था आपका डेफ फन जो कि x डेटा लेता था और x मल्टीप्लाइड बाय 2 करता था, ऐसा ही है ना। तो ये जो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म हो रहा है इस डेटा के ऊपर, इसको कहते हैं जी कंट्रोलर। अच्छा, अब ये फंक्शन परफॉर्म तो हुआ, तो ये अब फंक्शन परफॉर्म होने के बाद जो नया वर्जन आया डेटा का वो किधर गया, वो एक और मॉडल है जिसके अंदर सेव हुआ, जो कि बेसिकली इसको कहते हैं मॉडल, जो बेसिकली डेटाबेस था हमारा। मिसाल के तौर पे डेटाबेस कोई भी हो सकता है, और इसको कहते हैं मॉडल, जहाँ पे हमारा डेटा जो है चला जाता है, ठीक है। और ये मॉडल जो है अगेन व्यू को डिस्प्ले कर देता है रिटर्न। मिसाल के तौर पे उसने अपनी एज दी थी, आपने उसकी एज आवर्स और मिनट्स में रिटर्न करा दी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, MV मॉड व्यू, ये व्यू था, ये कंट्रोलर था और ये मॉडल था। और मैंने इसको ड्रॉ इसलिए ऐसे किया है कि इंफॉर्मेशन की फ्लो ऐसे है, ठीक है। तो यूजर बेसिकली व्यू को देखता है और व्यू और कंट्रोलर जो है बेसिकली आपस में लिंक है, कनेक्ट है। तो ये जब यूजर अपनी एज दे रहा है और उसको आवर्स में ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूजर जो है वो कंट्रोलर को यूज कर रहा है, ठीक है। और कंट्रोलर डेटा डेटाबेस में डालता है, डेटाबेस वो पेज फ्रंट पेज में रिटर्न कर देता है वैल्यू, ठीक है। इसको कहते हैं MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब कंट्रोलर को एक मिडल मैन समझ लें, इसको यूं समझ लीजिए छोटा रोबोट है, ठीक है, जो बेसिकली डेटा जो भी आता है ना उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करके उसको रिटर्न करता है, ठीक है, आगे दे देता है, ठीक है। तो इसको एज ए मिडल मैन समझें कि फ्रंट लाइन जो है वो बेसिकली व्यू है जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ऑफकोर्स इनडायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट कंट्रोलर के साथ भी तो कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो इसके साथ, उसको नज़र ये आ रहा है, देख वो ये रहा है, काम वो इसके ऊपर कर रहा है। इसलिए इसको मैं अगर कह दूं कि ये यूजेस इधर सीज, ठीक है, यानी कि व्यू को वो देख रहा है और कंट्रोलर को वो यूज कर रहा है, ठीक है। और एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको समझा दिया। ओके गाइस, सो फार सो गुड। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है जिसके ऊपर जेंगो काम करता है वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो जिसका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग भाई दोस्तों और सहेलियों। आज के ना इस लेक्चर में हम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने लगे हैं। आज जो है हम बैक एंड यानी कि जेंगो को यूज़ करके कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। लास्ट टाइम आपको याद था कि हमने लोकल मशीन के ऊपर वेबसाइट को ऑनलाइन किया था, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि एक व्यूज़ की फ़ाइल क्रिएट करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने व्यूज़ की फ़ाइल जो है यहाँ पे क्रिएट की हुई है। सिंपल तरीका ये है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पाइथन फाइल। जब पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपने उसका नाम रखना है views.py। ओके करेंगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे views.py की फ़ाइल क्रिएट कर दी। अब सिंपल हमने ये करना है कि बाय द वे ये स्टेप जो है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, हाउएवर ये स्टेप आपने यूज़ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हम सबसे पहला काम तो यहाँ पे करते हैं कि फ्रॉम django.http, ठीक है, import http response, ठीक है। हमने ये इंपोर्ट करना है। उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ def home
ठीक है। और इस होम ने रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट लेनी है जी, और उसके बाद इसने हमें कुछ रिटर्न करना है। लेट्स से रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स करना है कि वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन ऑफ ए इज जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये याद रखना है, ये इन इटसेल्फ इस स्टेप के लिए, ये आपके लिए ट्रू है ये सेंटेंस, ठीक है। ये लग रहा है ये स्मॉल स्टेप है, लेकिन ये एक्चुअली आपके कैरियर की बहुत बड़ी लीप है। चलें जी, मैं URL में जाता हूँ, और URL में अब यहाँ पे देखिए मेरे URL पैटर्न जो हैं ये ऑलरेडी डिफ़ाइन हुए पड़े हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और पैटर्न डिफ़ाइन कर देता हूँ। अच्छा, तो जेंगो का मैं आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन फ़्लो दिखा देता हूँ कि होता क्या है। देखें, ये मिसाल के तौर पे वेबसाइट है। जब भी आप इसमें google.com लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं यहाँ पे google.com लिख के जो ही इंटर करता हूँ ना, इंटर, तो ये क्या करेगी, ये इन्फॉर्मेशन ये सीधी की सीधी उड़ेगी, उड़ के आ जाएगी इधर अंदर URL पैटर्न्स के अंदर। URL पैटर्न में ये बारी बारी सारे URL पैटर्न्स चेक करेगी, ठीक है। जो URL पैटर्न इसको मिलेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे google.com डिफ़ाइन हुआ है, तो वो google.com के साथ देखेगी कि फंक्शन कौन सा डिफ़ाइन हुआ है। वो देखेगी जी admin.site.url में मैंने जाना है, ठीक है। तो वो admin.site.url में चली जाएगी। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ एक और फंक्शन। मैं कहता हूँ यार इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और Ctrl+C करके मैं कहता हूँ पाथ एडमिन की बजाय ना अब आप होम में जाएं, और होम में ना आप व्यूज़ डॉट होम फंक्शन उठाएं आप, ठीक है। तो ये काम करें। अच्छा, तो वो क्या करेगी, होम उधर उसको इनपुट होगा यहाँ पे, ठीक है, .google.home होगा जब इंटर, तो यहाँ पे आएगी व्यूज़। अच्छा, कहेगी व्यूज़ फाइल में जाना है, अच्छा उसके व्यू फंक्शन में जाना है, तो सीधा आएगी इधर व्यूज़ फाइल में, उसके देखेगी अच्छा होम फंक्शन में, फिर होम फंक्शन के अंदर आएगी तो लिखा होगा वन स्टार स्मॉल स्टेप, तो ये वो क्या करेगी, डिस्प्ले करा देगी। हाउएवर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए हमने व्यू को इंपोर्ट नहीं कराया हुआ, तो मैं यहाँ पे व्यू को इंपोर्ट करा देता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रॉम इसी फोल्डर में से इंपोर्ट import व्यूज़। अब देखिए वो खुश हो गया हुआ, ठीक होगी बात। अच्छा, तो सो फar सो गुड। चलें जी, अब हम इस तरह करते हैं जी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट को। पाइथन डिजेंगो कंसोल नहीं, टर्मिनल पे जाते हैं, और मेक श्योर कि आप इसी फोल्डर में, इसी डायरेक्टरी में, मैं कहता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। जी, सर्वर को रन करते हैं। लेट्स वेट, सर्वर रन हो गया जी। ये एड्रेस हम करते हैं जी कॉपी, Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टन टना 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 टना। अब वो कह रहा है कि यार मेरे पास इस तरह का, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि debug इज इक्वल टू ट्रू, इसीलिए ये हमें इस तरह का पेज डिस्प्ले कर रहा है ताकि हम इसको करेक्ट कर सकें। अदरवाइज़ अगर यूज़र को इस तरह का पेज आ जाए तो उस बेचारे को उल्टी आ जाएगी। एनीवे, तो ये देखिए हमारे पास जो है हमने, अच्छा ये क्यों हो रहा है बाय द वे, अगर ये यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है दो URL पैटर्न पड़े हुए हैं, एक एडमिन और एक होम। वो यही कह रहा है कि यार एक एडमिन का पैटर्न पड़ा हुआ है, एक होम का पड़ा हुआ है, राइट। ये देखिए वो यही कह रहा है ना कि एक तो ये पैटर्न पड़ा हुआ है एडमिन का, एक ये पड़ा हुआ है होम का। तो ये देखिए वो कह रहा है जी एक पड़ा हुआ है होम का, एक पड़ा हुआ है एडमिन का। तो आपने तो मुझे दिया हुआ है ये URL, इसमें ना होम है ना एडमिन है, तो इसलिए मैं कुछ आपको डिस्प्ले नहीं करा सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको वो URL पैटर्न देना है जो इन URL पैटर्न्स के अंदर एग्जिस्ट करता हो। चले मैं इसको होम देता हूँ क्योंकि हमने होम डिफाइन किया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ
स्लैश डालते हैं, होम लिखता हूँ, रन करते हैं। वन स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन इज़ अ जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड। और ये आपके कैरियर का लगता है स्मॉल स्टेप है, लेकिन ये बहुत बड़ी लीप है आपके कैरियर की। अब ज़रा मैं आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ प्रोसेस को। ये होम का फ़ोल्डर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था ना। अच्छा, इधर हमारा टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना। तो ये वो टेम्पलेट का फ़ोल्डर है जो हमारे HTML पेजेस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ लेक्चर को। अगले लेक्चर में ना हम HTML फाइल्स को, ये देखिए हमने, याद है आपको ये फ़ाइल क्रिएट की थी शुरू में, ये वाला है, और इसमें जावा और पूरी ये फंक्शनल टू डू लिस्ट थी, याद है आपको, जिसके ऊपर जो है हमने ब्रश टीथ किए थे और फलानी किए थी और इंटर आइटम करते थे, ठीक है। तो ये हम कनेक्ट करने लगे बैक एंड के साथ, जेंगो के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक भाई शहजादे ते शहजादियों। आज के ना इस लेक्चर में हमने बेसिकली, अब आप जानते हैं कि कोई भी वेबसाइट, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सारे के सारा HTML टेक्स्ट इधर लिख दूँ, ठीक है। हाउएवर मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये टाइडियस नहीं है काम। इमेजिन करें बहुत बड़ा HTML टेक्स्ट इधर पड़ा हो, तो ये डिस्प्ले करेगा, लेकिन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो बेहतर तो तरीका ये है कि यहाँ पे मैं इसको लिंक कर दूँ अपनी किसी भी HTML फाइल के साथ, और जब भी इधर आए तो वो HTML फाइल की तरफ चला जाए। तो इसीलिए आज हम यही करने लगे हैं कि बजाय टेक्स्ट डायरेक्ट डिस्प्ले कराने के, हम इसको एक HTML फाइल के साथ लिंक करने लगे हैं, और वो HTML फाइल हम डिस्प्ले कराएंगे। गुड होगी बात। चलें जी, सबसे पहला काम जो है ना हमने करना है, टेम्पलेट्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपका टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं करना, इस डायरेक्टरी के अंदर करना है, ठीक है। यानी कि माई वेब ऐप का और टेम्पलेट का लेवल 1 होना चाहिए, ठीक है। जब आपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर दिया तो फिर आपने सीधा सीधा जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपके टेम्पलेट्स का फोल्डर पड़ा हुआ है। टेम्पलेट्स का, ये देखिए टेम्पलेट्स, और DIR में पाथ जो है वो बेस DIR टेम्पलेट, ये यहाँ पे आपने पाथ देना है लाजमी, अगर नहीं पड़ा हुआ तो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होगा। चलें जी, वंस दिस इज़ डन तो फिर अब हम क्या करते हैं जी, अब हम व्यूज़ में डिफ़ाइन कर देते हैं। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया था ना। मैं कहता हूँ फ्रॉम डिजेंगो, डिजेंगो का मतलब है जेंगो, शॉर्टकट्स, फ्रॉम डिजेंगो शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। अब मैं जॉन बन गया हूँ, जॉन, क्योंकि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट रेंडर। अब यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मुझे, अब मैं सिंपल रेंडर करने लगा हूँ एक HTML पेज को, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। अब मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए रिक्वेस्ट, सॉरी REQUEST रिक्वेस्ट, और दूसरा मुझे पेज चाहिए, ठीक है। और पेज जो है मेरा बेसिकली ये वाला पेज है, मैं ये वाला पेज डालने लगा, index.html। मैं कहता हूँ कॉमा के अंदर index.html, index.html, ठीक है। यही पेज हमने पहले क्रिएट किया हुआ था ना, हम नया भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नया नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मैं यही डालने लगा क्योंकि हमने इसके ऊपर इतनी मेहनत की, और दैट्स इट, सिंपल एज दिस गाइस। अब क्या होगा, जब URL में आप होम का देंगे उसको URL, तो वो आएगा, वो कहेगा अच्छा मैंने व्यूज़ में जाना है, अच्छा व्यूज़ के अंदर एक होम का फंक्शन पड़ा, अच्छा उसको उठाना मैंने, चलो ठीक है। वो यहाँ पे आएगा सीधा व्यूज़ में, व्यूज़ को ओपन करेगा, उसको कहेगा होम पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है, अच्छा होम यार तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है, तुमने मुझे क्या देना है, वो मुझे एक क्लाइंट है था कि तुमने मुझे कुछ देना है। वो कहेगा हाँ यार रेंडर के अंदर चले जाओ, एक HTML का पेज पड़ा हुआ है वो तुम्हें देना है। अच्छा वो किधर पड़ा हुआ है यार, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना जेंगो को पता है कि मैंने अच्छा कोई चीज़ पड़ी हो तो टेम्पलेट में देखनी, वो आ जाएगा टेम्पलेट में, टेम्पलेट को ओपन करेगा, वो कहेगा टेम्पलेट में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, अच्छा इसका मतलब है कि अभी हमने डालना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी सारी चीज़ें इधर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है, ओके कर दिया। अब हमारे पास टेम्पलेट में 3 फाइलें आ गई हुई हैं, डिजेंगो और index.html और स्टाइल, ओके ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ। गाइस मैं सॉरी कि बार बार जो है ना स्विच कर रहा हूँ अपना वो इंटरफेस है, लेकिन उसमें यार मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया।
चलो जी, अब जेंगो सर्वर को रन करते हैं। मैं कहता हूँ पाइथन। अच्छा, बाय द वे इसका एक और भी तरीका है कि बजाय बार बार आप manage.py को इन्वोक करते रहें, आप सिंपल यहाँ पे जाएं टूल्स में, और टूल्स में कहीं जी टूल्स में नहीं, आप आएंगे ना इधर टूल्स में आएंगे, लिखा हुआ है रन manage.py टास्क या Ctrl+Alt+R। जब ये करेंगे ना तो अब ये manage.py के अंदर जो है रन होगी ये। अब मुझे हर दफ़ा पाइथन manage.py लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल लिखूँगा रन सर्वर। ओ पे जांदा इशीदा, ओ पे जांदा इशीदा। ओए गुड गुड, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी नहीं बताया। सॉरी गाइस, मैं भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। एनीवे, तो मैं पहले गलती करके ना आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मसला क्या किया, फिर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। Ctrl+C और यहाँ पे आता हूँ, ओपन करते हैं इसको। किधर चला गया? ओके, हियर यू आर बेबी, मेरी स्वीटी। ये देखिए, मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारे पास पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है जो कि हमें ऑलरेडी पता था। अब यहाँ पे मैं होम करता हूँ, रन करते हैं, और ये हमारे पास टू डू लिस्ट आ गई हुई है। हाय, नशा चढ़ गया मुझे, नशा। मैं कहता हूँ हाय आई हैव वेब ऐप, इंटर करते हैं। अभी हमारे पास इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं है कि इसके अंदर कुछ ऐड हो सके। हाउएवर हमारी जो है ना लिस्ट जो है वो काम कर रही है। ओके, दिस इज़ गुड। अब जाने से पहले एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ, पहले सर्वर को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि हमने वेबसाइट जो है ना आप कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास है ट्रैकिंग फाइल फोल्डर फॉर माइग्रेशन। आप देखिए, जब भी कोई आप वेबसाइट में चेंज करते हैं ना, तो आपने डेटाबेस को ये बताना है कि भाई मैंने कुछ चेंजेस की हैं, तो आपने वो चेंजेस अपने अंदर सेव कर लेनी, कंप्यूटर के अंदर नहीं, अपनी सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, अब उसके लिए सिंपल आपने लिखना है मेक माइग्रेशंस। ठीक है, रन। ठीक है, अब ये ट्रैक करेगा नो चेंजेस डिटेक्टेड, फिर आप कहेंगे माइग्रेट। दो कमांड्स आपने याद रखनी है, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। मेक माइग्रेशन, ये देखिए ये अप्लाई कर रहा है सारी माइग्रेशन बेसिकली। अच्छा, लास्ट 2 दिन की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर ये मेक माइग्रेशन और माइग्रेट में क्या फ़र्क है। यार देखो, मेक माइग्रेशन का मतलब है कि जो चेंजेस मैंने की हैं ना वो इकट्ठी कर लो, उसकी एक लिस्ट बना लो, उसको तैयार कर लो वेबसाइट के अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, लिस्ट तैयार कर लेता है, और जब आप कहते हैं ना कि माइग्रेट, तो वो क्या करता है, उस लिस्ट को डाल देता है वेब ऐप के अंदर। समझ रहे मेरी बात को? तो माइग्रेट बेसिकली सेव कर देता है सारी चीज़ों को, कंप्यूटर पे नहीं करता वो। मैंने बताया कि वो सेव करता है, कहता है सर वो कंप्यूटर पे सेव करता है, तो वो सेव के पहले नहीं हुई थी, वो पहले हुई थी, लेकिन वो इमेजिन करें इस सेटिंग्स में नहीं जा रही थी। सेटिंग्स के अंदर ये जो डेटाबेस है उसके अंदर नहीं जा रही थी, उसके अंदर तो तभी जाएंगी जब आप कहेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। आपको मुबारक हो जी, आपने अपनी वेब ऐप को लाइव डाल दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं आपके लिए एक चैलेंज, एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, और एक्सरसाइज ये है कि ज़ीरो से बिल्कुल ग्राउंड अप आपने एक वेब ऐप क्रिएट करनी है और एक HTML के साथ उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैलेंज स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें और चैलेंज को टेक करें। इन अदरवाइज मैं जो है इसका सोल्यूशन करने लगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सोल्यूशन। यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपल, मैं कहता हूँ फाइल एंड नहीं, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो है प्रोजेक्ट है हमारा जेंगो का, मैं इसको जेंगो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ सोल्यूशन ऐप जी हमारी नई तैयार हो रही है। मेक श्योर करना है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट ओके है, बाकी चीज़ें जो है हमारी नॉर्मल हैं, उसमें हमने चेंज नहीं करनी। ठीक है, टेम्पलेट्स फोल्डर एंड दैट इज़ गुड। ओके, क्रिएट दिस विंडो, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, ये जी है ये अपना सेटअप कर ले एंड देन विल कंटिन्यू। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो ये हमने ये जेंगो ने हमारे लिए पाईचार्म ने एक सेटअप जो है क्रिएट कर दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जो है अभी देखिए टेम्पलेट्स का फोल्डर नहीं आया। एनीवे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, थोड़ी देर आपने वेट करना है। अच्छा, ये हमारी सेटिंग्स की फ़ाइल है, इनको हमने अभी नहीं छेड़ना। सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और सोल्यूशन ऐप के अंदर ना मैं एक न्यू views.py की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। views.py रन किया,
और यहाँ पे टेम्पलेट्स की फाइल ऑलरेडी क्रिएट होगी हुई है। एक्सीलेंट। अगर नहीं हुई तो आप खुद क्रिएट कर लें। अच्छा, views.py में सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि व्यू क्रिएट करना है, राइट। हमने एक HTML पेज क्रिएट करना है, लेकिन HTML पेज के लिए हमें एक HTML पैटर्न भी तो डिफाइन करना है ना। तो वो कहाँ होगा? वो urls.py में होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और ये HTML पैटर्न डिफाइन करता हूँ। बाय द वे यहाँ पे ये देखिए HTML पैटर्न पड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमने एक सिंपल वेब ऐप ऑनलाइन करनी है तो इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके यहाँ पे डाल देता हूँ जी, Ctrl+V। और ये एडमिन की बजाय मैं कह देता हूँ होम, ठीक है। और ये होम कहाँ से आएगा? ये मेरे व्यूज़ डॉट लेट से इसके अंदर होम का फंक्शन होगा, वहाँ से आएगा। अब ये व्यू कहाँ से आएगा? ये जनाब अली फ्रॉम इसी फोल्डर इंपोर्ट व्यूज़। अच्छा, अब देखिए मैं व्यू इंपोर्ट कर लिया। वो कहता है यार ये होम क्या चीज़ है। नो प्रॉब्लम। अब हम व्यू में चले जाते हैं और व्यू में कहता हूँ अब मैंने सिंपल एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कहेगा डेफ होम। एक फंक्शन है जो कि रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, और क्या करता है, रिटर्न रेंडर क्या करता है जी, रिक्वेस्ट को रिटर्न करता है और एक HTML पेज जिसका नाम index.html है वो रिटर्न करता है। हाउएवर ये रेंडर क्या चीज़ है? ये तो हमने इंपोर्ट ही नहीं कराया। तो यहाँ पे आके कह सकता हूँ इंपोर्ट रेंडर रिक्वेस्ट, ये कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख दें जेंगो शॉर्टकट इंपोर्ट रेंडर। अच्छा, ये हमने कर लिया। अच्छा, लेकिन ये इंडेक्स का पेज आएगा कहाँ से? ये आएगा जनाब टेम्पलेट से। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ टेम्पलेट्स और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आता हूँ न्यू पे आता हूँ HTML फाइल, क्लिक किया और मैं इसको कहता हूँ index.html, ठीक है जी। HTML5 रन किया जी, हमारे पास बेसिक इंडेक्स क्रिएट हो गया हुआ है। और मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ माई टेस्ट, ठीक है। और बॉडी में आके लेट से बड़ा लिखने के लिए ना मैं H1 टैग क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ H1, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर आपने मुझे समझाया नहीं है। ये H1 और मैं कहता हूँ हाय दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है। गुड होगी बात। अच्छा जी, हमने जो है वेबसाइट क्रिएट कर दी, उसमें H1 टैग डाल दिया। भाई देखिए आपका जो दिल करे डाल दें। लास्ट टाइम मैंने देखा था वो पुराने वाले पेजेस डाल दिए थे, ठीक है। ओके जी, हमने इसको क्लोज़ किया। अब सिंपल हम रन सर्वर करते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे ये खड़ा रहे और मैं कहता हूँ Alt Control R किया तो बेसिकली manage.py का कंसोल रन होगा। और बाय द वे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने जानना हो कि manage.py में सर तो हर दफ़ा रन सर्वर करते हैं, कोई और भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे हेल्प लिखें और रन करें तो आपको अवेलेबल कमांड्स मिल जाएंगी कि कौन कौन सी कमांड्स जो हैं ये अवेलेबल हैं और आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। ये जब हम वेब ऐप क्रिएट करेंगे ना तब ये यूज़ करेंगे। उसके बाद मेक माइग्रेट ये हम अभी यूज़ करते हैं, फिर हम रन सर्वर यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने करना है मेक माइग्रेशन, क्योंकि अब हमने चेंजेस की हैं। मेक माइग्रेशन क्योंकि हमने वेब ऐप में चेंजेस की हैं तो हम कह रहे हैं कि यार जो चेंजेस है ना वो हमारी सेटिंग्स फाइल में डाल दो। तो मैं इसको रन करता हूँ माइग्रेशंस। अब वो ट्रैक करे कि कोई माइग्रेशन रहती है, ऐसी है तो नहीं कि जो हमने करनी है। वो कहता है नहीं कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूँ जो ऑलरेडी पड़ी हुई है ना उनको माइग्रेट कर दो। रन किया जी, अब देखते हैं कोई माइग्रेट होती है चीज़ के नहीं। गुड। तो हमारे पास 17 जो हैं टोटल माइग्रेशन अप्लाई हो गई हुई हैं एंड वी आर गुड टू गो। अब मैं कहता हूँ रन सर्वर। अब आप ये ना कहें सर अब हम डिटेल से बताएं ये चीज़, मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा सारी चीज़ें, परेशान नहीं होनी। कोई चीज़ अगर ऐसी आ जाए जो समझ नहीं आई इसका मतलब ये है कि वो आगे तफसील के साथ होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इस पेज को कॉपी करता हूँ और इसको जो है सर्वर में रन करते हैं, Ctrl+V। अब मैं आपके सामने ले आता हूँ ये, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वही मसला कि हमारे पास कोई भी ऐसा पेज डिफाइन नहीं हुआ जो कि 1.7 होम उसके बाद कुछ हो। हाउएवर हमारे पास दो हैं, या तो एडमिन है। अगर मैं एडमिन को ले आता हूँ तो ये देखिए एडमिन का पेज डिस्प्ले होगा। किधर चला गया यार, एडमिन गलत डाल दिया मैंने। ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, या तो एडमिन का पेज डिस्प्ले होगा। मैं जान के इस तरह कर रहा हूँ ताकि आपके दिल में ना वो ख्वाहिश बढ़ जाए कि यार खोलें भी सही, सर दिखाएं तो सही हुआ क्या है। एडमिन, तो ये देखिए एडमिन का पेज डिस्प्ले हो गया। और अगर मैं पीछे जाता हूँ इसी तरह होम का पेज डिस्प्ले करता हूँ तो अब हमारी फर्स्ट वेब एप्लीकेशन जो कि अभी हमने
डाली है वो शो होगी। 1 2 3। ओह मैन व्हाट द हैकर जस्ट हैपेंड। ओह गाइस मैंने गलत एड्रेस डाल दिया असल में। पता है क्या, मुझे स्लैश डाल के ना होम लिखना है यहाँ पे। रन करते हैं एंड दिस इज़ माय साइट। ओके गाइस कंग्रेचुलेशन, आपने दोबारा एक वेबसाइट क्रिएट की है। और सच्ची बात बताऊँ, बस जो फ्लो है, जो स्ट्रक्चर है ना, वो यही है, बाकी कलर भरने हैं इसमें, समझ रहे हैं। अब फ्रंट एंड पे काम करना शुरू हो जाए, फिर जो बेसिकली कनेक्शन था ना वो यही है, ठीक है। अब इसके साथ आप लिंक कनेक्ट कर दें, जब भी इसको क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन का ट्रैवल आपने सीखना है कि किस तरह इन्फॉर्मेशन मूव हुई है। मैं एक दफ़ा रीकैप कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये आपके लिए थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना जेंगो के हवाले से सीखने के लिए, जिस तरह मैंने जल्दी जल्दी सीखा, वो पता है कैसे? आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन का फ्लो पकड़ना है कि इन्फॉर्मेशन किस किस गेटवे से होके जा रही है, इन्फॉर्मेशन का रास्ता क्या है। अब मैं आपको रास्ता समझाने लगा हूँ। सबसे पहले जी यूज़र आता है, वो यहाँ पे कोई URL इंटर करता है, ठीक है। अब वो URL किधर जाता है? वो URL सीधा आता है URL पैटर्न के ऊपर इधर, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। वो क्या करता है जी, इस ओपन करता है URL पैटर्न को, और ये URL क्या करेगा, ये URL आया यहाँ से, इसने आके इस URL पैटर्न के अंदर चेक किया कि क्या होम का URL पैटर्न एग्जिस्ट करता है, तो उसने देखा हाँ जी एग्जिस्ट करता है। अच्छा गुड होगी बात, यहाँ तक तो बात ठीक होगी। अब क्या करना है, अगर होम एग्जिस्ट करता है तो व्यूज़ में चले जाओ और उसमें होम का फंक्शन जो है वो इन्वोक करो, ये कमांड है। अगर ये पैटर्न हो तो फिर ये काम करो, अगर ये पैटर्न हो तो ये काम करो। अच्छा जी, अब व्यूज़ में जाने के लिए उसको पता होना चाहिए कि व्यूज़ कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा व्यूज़ इसी फोल्डर में व्यूज़ में पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा जी, यहाँ से उठेगा और सीधा चला जाएगा व्यूज़ में। अच्छा व्यूज़ में आ गया। अब व्यूज़ में वो, मैं व्यूज़ को ओपन कर लेता हूँ। व्यूज़ में ओपन आया। अच्छा जी, जब वो व्यूज़ में आया यहाँ पे, तो व्यूज़ में उसको पता था कि मैंने होम का जो फंक्शन है वो इन्वोक करना है। अच्छा होम का फंक्शन इन्वोक करना है तो करना क्या है जी, रेंडर करना है क्या, HTML पेज। तो HTML पेज कहाँ से उठाना है? ये बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो को पता है कि टेम्पलेट्स में सारे HTML पेजेस पड़े होते हैं, क्योंकि उसने खुद ही क्रिएट किया। तो वो यहाँ से आएगा सीधा टेम्पलेट्स में, ठीक है। अब टेम्पलेट्स में वो HTML पेज को उठाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसको, तो HTML पेज को ओपन करेगा, वो देखेगा कि HTML पेज में क्या पड़ा हुआ है, वो ये आके यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। बात ख़त्म हो गई। ये है सारी कहानी यार जेंगो की। क्या मसला है आपको? अब इसमें कोई मसला है? ठीक है, फिलहाल हमने कोई चीज़ और नहीं छेड़ी, व्यूज़ और URL को आपने गौर से देखना है, बस यही सारी कहानी हो रही है, ठीक है। ये दो चीज़ें। चलें जी, इधर मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक भाई शहजादे और शहजादियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेंगो वेब फ्रेमवर्क की बात करेंगे। और बाय द वे ये जेंगो जो है ये डिफरेंट है इस जेंगो से, ठीक है। लेकिन मैंने इनको दोनों को इकट्ठे रखा हुआ है क्योंकि ये जो वेब फ्रेमवर्क है ये मुझे इस जेंगो की तरह कूल लगता है। ओके, तो सवाल ये पैदा होता है कि जेंगो क्या चीज़ है। जेंगो जो बेसिकली डेवलप किया गया है ना, तो दो चीज़ें जेंगो का अगर आप स्लोगन देखें ना, तो वो कहते हैं फॉर परफेक्शनिस्ट्स विद डेडलाइंस यानी कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड स्केलेबल इंडस्ट्रियल लेवल वेबसाइट आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में खड़ी कर देता है। जेंगो इतना पावरफुल वेब फ्रेमवर्क है। अब आप कहें यार ये तो सारे वेब फ्रेमवर्क कहते हैं कि ये पावरफुल वेब फ्रेमवर्क है, तो जेंगो की क्या खास बात है? ये मैं एवं गल्ला नहीं कर रहा, ज़रा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जो वेबसाइट्स हैं वो जेंगो के ऊपर चल रही हैं। यूट्यूब कोई छोटी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। बिलियंस ऑफ व्यूज़ रोज़ाना आते हैं, फिर भी वेबसाइट टूटती नहीं है, ठीक है। ड्रॉपबॉक्स, गूगल, रेडिट, डिस्कस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, कोरा, बिटली, नाम ले आप, जेंगो इज़ सो पावरफुल। यहाँ पे जिसका नाम नहीं डाला गया वो नासा भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर नासा, यूट्यूब और गूगल जैसी कंपनीज जेंगो को यूज़ कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका सिक्योरिटी लेवल भी अनेवा होगा। यानी कि एक तो ये इंडस्ट्रियल लेवल तक स्केलेबल है, डिप्लॉयबल है, ठीक है, और ये इसका मतलब है सिक्योर भी है।
अच्छा, ये तो हमें जो है इतना काफ़ी है मुतमईन करने के लिए कि यार अगर गूगल यूज़ कर रहा है एक फ्रेमवर्क को, तो मेरे ख्याल से और किसी सवाल की ज़रूरत नहीं है हमें, या फिर यूट्यूब या टॉप 10 वेबसाइट यूज़ करें। गुड, चलें फिर भी इमेजिन करें द सिक्योरिटी फीचर जो है ये देता है आपको, और जो इंडस्ट्रियल लेवल तक की स्केलेबिलिटी आपको देता है वो किसी भी वेब फ्रेमवर्क में नहीं मिलती। अच्छा, तो चलें मैं आपको कुछ फ़ायदे दिखा देता हूँ। जो ये मुझे जो पिक्चर है ये इन्फोसॉफ्ट से मिली है, तो ये मैं आपको कुछ इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि एक तो ये एडमिन पैनल ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, सिक्योर है, वर्सटाइल है, वर्क इजी टू वर्क। उसकी वजह यह कि आप देखेंगे कि हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर जो है वो लेआउट हो जाएगा। ठीक है, स्केलेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको कहा, बैटरीज इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको जेंगो में चाहिए ना वो सारी इंक्लूडेड है। और अबव ऑल इसकी एक एक्टिव कम्युनिटी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लोग बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो जेंगो को अगर आप पूछें मुझसे कि क्यों आपने चूज़ किया, तो मैं इसको इस तरह से समराइज़ करना चाहूँगा कि जेंगो जो है, जेंगो हैंडल्स कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कि हमारा आने वाला है विद मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए। मैं इसको सिंपल ML कह देता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। एक काम तो ये करता है जिसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि रिटन इन पाइथन। इसका मतलब ये है कि पाइथन हमने 10 घंटे लगा के सीखी है, तो अब हम पाइथन के कोड इसके अंदर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पाइथन। ठीक है, उसके अलावा जेंगो जो है बेसिकली मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, उसकी रीज़न ये है सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और इसकी इंटीग्रेशन कि किस तरह से आप मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप ना इत्मीनान कर लें इस सेक्शन में कि जेंगो से अच्छा फ्रेमवर्क इस टाइम पे आपको मशीन लर्निंग मॉडल की डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं मिल सकता। और ये टेस्ट डिप्लॉयमेंट नहीं है कि आप कहें जी मैं टेस्ट डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ और बाद में मॉडल को किसी और पे ले जाऊँगा। नहीं, ये प्रोटेक्शन लेवल है। अगर कल भी आपकी वेबसाइट पे मिलियन बिलियन यूज़र्स आ जाते हैं तो जेंगो उसको हैंडल आराम से कर लेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम जेंगो को सेटअप करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक भी दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एक बेसिक सिंगल पेज वेब ऐप बनाई थी और उसको लोकल सर्वर पे ऑनलाइन भी डाला था। एक उसकी ये देखिए सोल्यूशन ऐप हमने एक एक्सरसाइज भी की थी। अब मैं आपको मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनाना, वेब ऐप बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से दो पेजेस को, एक से ज़्यादा पेजेस को हम आपस में लिंक कर सकते हैं जेंगो में। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको आपके दिमाग में ना ऐसे बैठ जाए, जैसे घोटा लगा के नहीं पी जाते। घोटा कभी पिया? घोटा वो रगड़ते हैं उसको रगड़ के ना, मैं कहता हूँ कि सिंक इन हो जाए आपके जहन में। तो मैं इसलिए ये जो दो पेजेस को कनेक्ट करना है ना, मैं शुरू से ग्राउंड अप शुरू करने लगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा आप देख लेंगे किस तरह से ये काम होता है। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। अब मैं बोलूँगा कम और काम ज़्यादा करूँगा। ठीक है, ये देखिए जेंगो कहते हैं, मैं कहता हूँ 2 पेजेस ऐप। वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऑन किया, बाकी कंडीशंस ठीक हैं। मैं क्रिएट करता हूँ यस, और इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये अपना काम कर ले। ओके जी, तो हमारी 2 पेजेस ऐप का बेसिक स्केलेटन जो है वो तैयार हो गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ओपन करते हैं, देखते हैं जी हमारे लिए टेम्पलेट्स का फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है। 2 पेजेस ऐप के अंदर हमारे पास बेसिक जो है ना फोल्डर फाइल, जो पाइथन फाइल्स हैं वो क्रिएट हुए हैं। सबसे पहला काम हमने करना है वो है व्यूज़ की जो है ना फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे आता हूँ मैं, व्यूज़। सबसे पहले तो हम एक पेज क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि हम ये तीसरी टाइम है हम व्यूज़ का पेज क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं कहता हूँ सिंपल डेफ लेट्स से होम। ठीक है, और होम में डाल देता हूँ रिक्वेस्ट और कहता हूँ रिटर्न करो रेंडर को किसके साथ, रिक्वेस्ट के साथ, और एक HTML पेज के साथ जिसका नाम होगा जी home.html। ठीक है,
अच्छा, हाउएवर यहाँ पे रेंडर हमें शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमने इसको इंपोर्ट नहीं कराया। या तो यहाँ से कह सकता हूँ Django डॉट शॉर्टकट इंपोर्ट रेंडर, या फिर मैनुअली कर सकता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये इंपोर्ट हो जाएगा। गुड होगी बात। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे टेम्पलेट्स में एक इंडेक्स होम डॉट HTML का फोल्डर भी होना चाहिए। लेकिन पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और इसको पहले हम रन करते हैं कि हमारा सर्वर जो है ऑनलाइन हुआ है। Alt Control R करता हूँ, हमारा मैनेज डॉट पाई का कंसोल ओपन हो जाएगा, और इसमें कहता हूँ रन सर्वर को रन करते हैं जी, और इसको ऑन करते हैं। ओके जी, ये URL मैं कॉपी करता हूँ। पहले तो हम टेस्ट करेंगे हमारा सर्वर जो है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, रन करते हैं। गुड, वी आर गुड टू गो। अच्छा, सर्वर हमारा एक्टिव हो गया हुआ है। मैं सर्वर को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैं सर्वर को कहता हूँ सर्वर साहब एतबार है आपके ऊपर, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अब व्यूज़ में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है होम डॉट HTML का, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली URL पैटर्न के अंदर एक URL ये जो एम्प्टी है, मैं कहता हूँ जब ये एम्प्टी URL कोई इंटर करे ना, तो फिर इसको कहाँ जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए व्यूज़ के अंदर। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है होम का, वहाँ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये एम्प्टी, जब भी एम्प्टी का मतलब है इसके बाद स्लैश कुछ भी ना हो, ये देखिए, इसके बाद एडमिन हो, अगर इसके बाद कुछ भी ना हो तो फिर ये कहाँ जाए? फिर ये जनाब व्यूज़ के अंदर व्यूज़ डॉट होम में चला जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्यूज़ कहाँ पे है? इसको पाइथन को पता नहीं है व्यूज़ कहाँ पे है। या तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको बता सकता हूँ कि सिंपल आपने इसी फोल्डर के व्यूज़ में से जाके होम का फंक्शन उठाना है। यहाँ पे मैं आता हूँ URLs में और कहता हूँ फ्रॉम इसी फोल्डर इंपोर्ट व्यूज़, ठीक है। अब ये हैप्पी है, तो हमने व्यूज़ का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है। और अब जब भी मैं इसको रन करूँगा तो ये बेसिकली मुझे लेकर जाएगा कहाँ पे? एक HTML, व्यूज़ में आता हूँ तो एक होम डॉट HTML में लेके जाएगा। अब Django को बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि होम डॉट HTML टेम्पलेट्स में पड़ा होता है। हाउएवर हमने टेम्पलेट्स में कुछ भी नहीं डाला अभी, राइट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। बाय द वे सर्वर को रन करते हैं, रन सर्वर, राइट। सर्वर को रन किया जी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट इट रन। ओके, अब देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि होम HTML पढ़ा ही नहीं हुआ, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा कोई बात नहीं यार, होम डॉट HTML क्रिएट कर दो। मैं कहता हूँ इसको होम डॉट HTML, सिंपल इज दिस, राइट। या फिर इंडेक्स कर दें, चले होम कर देते हैं, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ होम, और यहाँ पे बॉडी में H1 टैग के अंदर मैं कह देता हूँ होम। सही होगी बात। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। गुड, तो होम हमारे पास आ गया हुआ है। गुड, चलें जी, सेम पैटर्न लगा के ना मैं एक और पेज भी क्रिएट कर देता हूँ। बाद में हम उन दोनों को लिंक करेंगे। यहाँ तक तो हमने सब कुछ सीखा था ना कि किस तरह से हम एक पेज की वेब ऐप बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आता हूँ, सिंपल टेम्पलेट में एक और पेज क्रिएट करते हैं। मैं उसको कहता हूँ लेट्स कॉल इट कॉन्टैक्ट्स डॉट HTML, ठीक है। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स डॉट HTML आ गया। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे कह देता हूँ जी H1 टैग, H1, उसके बाद ये देखिए मैं इसको कह देता हूँ कॉन्टैक्ट्स। सही होगी बात। अच्छा जी, ये दो हमने क्रिएट कर दिया। अब कॉन्टैक्ट्स का तो कोई URL एग्जिस्ट नहीं करता ना, यहाँ पे सिर्फ होम का एग्जिस्ट करता है। तो चलें मैं एक और बना देता हूँ URL, ताकि जब कोई मिसाल के तौर पे ये देखिए ना, अब मैं यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट एंटर करता हूँ तो ये कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि वो कह रहा है मेरे पास दो URL पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, एक तो है एडमिन का, ठीक है, एक ये है एडमिन का, और एक है एम्प्टी। कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं मेरे पास, तो ये क्यों आप इंटर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यार एक मिनट रुक जाओ, मैं भी डिफाइन करने लगा हूँ। डालता हूँ यहाँ पे पाथ और कह देता हूँ इसको कॉन्टैक्ट्स, CONTACTS कॉन्टैक्ट्स, एंड वी आर प्रिटी मच गुड टू गो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्लैश डाल देता हूँ और कॉमा डालते हैं, और यहाँ पर भी मुझे कॉमा चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखता हूँ अब देखो पड़ा है कोई कॉन्टैक्ट का। वो कहता है यार सर्वर ही रन नहीं हो रहा। अब सर्वर रन हुआ, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए कॉन्टैक्ट का जो है पेज आ गया हुआ है। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का पेज, ओके, तो ये कॉन्टैक्ट व्यूज डॉट होम में जा रहा है। मैं इसको कह रहा हूँ होम व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट में जाओ,
कॉन्टैक्ट्स में जाओ, ठीक है। अब अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्योंकि अगर व्यूज़ में आप जाके देखें तो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स का कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो इसलिए ये हमें एरर देगा। तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसको कह देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट्स और इसको कहता हूँ आपने जी contacts.html को अप्रोच करना है जब भी आपको बुलाया जाए, ठीक है। तो ये देखिए 2 फंक्शन क्रिएट कर दिए, 2 पेजेस थे एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट, अब जब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंटर करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो लेट्स सी, अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स शो हो रहा है, गुड होगी बात। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ तो जो एम्प्टी पेज है वो होम शो करता है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का पेज डालता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट शो करता है, ठीक है। अब मैं इन दोनों पेजेस को लिंक करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि इसके नीचे लिखा है क्लिक हियर टू गो टू होम और होम के नीचे लिखा है क्लिक हियर टू गो टू कॉन्टैक्ट्स। ये कैसे होगा? इंटरेस्टिंग बट सिंपल। आपको याद होगा जब हमने HTML पढ़ा था, हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था। तो एंकर टैग बेसिकली क्या करती है, हमें एक रेफरेंस प्रोवाइड करती है href। एंकर टैग डिफाइन करता हूँ, href डिफाइन करता हूँ। href देखिए हमारे पास आ रहा है कुर्ली ब्रेसेस। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की बजाय होम कह देता हूँ कि जी जब होम में जाना है, जब प्रेस किया जाए किसको, ये देखिए यहाँ पे एंकर टैग क्लोज करते हैं, टू होम मैं कह देता हूँ, टू नहीं मैं कह देता हूँ क्लिक CLICK क्लिक हियर टू गो टू होम, ठीक है, गुड होगी बात। अब यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं जी, नहीं यहाँ पे नहीं, ये यहाँ, हाँ नहीं ये ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये होम पे पड़ा हुआ है और इसी तरह मैं यही कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यही कॉन्टैक्ट में रिप्लेस कर देता हूँ। लेकिन वहाँ पे कहूँगा क्लिक हियर टू गो टू कॉन्टैक्ट्स टू गो टू होम और ये टू होगा टू गो टू कॉन्टैक्ट्स CONTACTS कॉन्टैक्ट्स। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, सर्वर को स्टॉप करके सर्वर को दोबारा रन करते हैं। अच्छा, ये आपने मेक श्योर करना है, असल में ये थोड़ा सा इसमें आपको सर्वर को दोबारा जो है ना चेक करना पड़ेगा इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास जो है एक टैब नीचे आ गई है। हाउएवर इसी तरह जब मैं होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी क्लिक हियर टू गो टू कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, सो फार सो गुड। अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एरर आ जाता है और एरर हमें पता क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि आप मुझे कह रही हैं कि जब होम पे क्लिक करूँ तो home.html पे चला जाऊँ, क्या मतलब? चले मैं आपको इसके लिए ब्रेक करता हूँ कि ये बेसिकली मसला क्या है। जब भी आप क्लिक करते हैं ना इसके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर, तो वो इस को उठाता है, कॉपी करता है और यहाँ पे जाके ना पेस्ट कर देता है। अब जब यहाँ पे ये URL पैटर्न आता है तो वो क्या करता है, इसको उठाता है, कहता है अच्छा ये URL पैटर्न है। मैं चला जाता हूँ URL पैटर्न्स में और देखता हूँ कि home.html का कोई पैटर्न पड़ा हुआ है, नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। home.html का पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ ना, home.html का कोई पैटर्न नहीं पड़ा हुआ। तो ये इस मसले को कैसे हल करना चाहिए? क्या मैं यहाँ पे home.html लिख दूँ? नहीं, इस तरह से भी मसला हल नहीं होगा। तो क्या इसका सलूशन है? इसका सलूशन एक है और वो है नेमिंग, कि हम URL पैटर्न का नेम रख सकते हैं कोई और। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और कहता हूँ नेम इज इक्वल टू होम, सिंपल इज दिस। HTML भी रखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने कहा ना होम, अब मैं सिंपल आता हूँ होम में और यहाँ पे मैं कहता हूँ यार तुम इस URL पे ना जाओ, तुम जाओ होम के ऊपर। वो कैसे? कुर्ली ब्रेसेस परसेंटेज साइन, ठीक है। अब बेसिकली कुर्ली ब्रेसेस और परसेंटेज साइन का मतलब है अब पाइथन का कोड आने वाला है। मैं HTML को ये बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार जब भी क्लिक हो ना तो आपने URL पे जाना है, लेकिन आपने सर्च करना है नेम्स में, उसका नाम होम होगा। अब हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल आ गया हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक होगी बात। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सर्वर को रीरन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। home.html कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मैं इसको रिमूव करता हूँ, बेसिक पे ले आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये सीधा जाएगा होम, लेकिन ये होम को उठाएगा कॉपी और URL पैटर्न में चला जाएगा। कहेगा अब मैं इसको नहीं देखूँगा, अब मैं देखूँगा होम नेम को। अगर ये नेम जिस
पाथ में पड़ा होगा मैं वही डिस्प्ले करा दूंगा, ये चीज़ कॉपी करके इधर डाल दूंगा। अगर होम पड़ा होगा इसमें तो ये कॉपी करूंगा और इधर डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें देखते हैं क्या ये सही है। अगर यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करते हैं, तो ये बेसिकली होम पे आ गया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर यही काम मैं कॉन्टैक्ट्स में जाके करूँ तो ये मुझे होम की तरफ डायरेक्ट कर देगा, गो टू कॉन्टैक्ट। अब देखिए मैंने ये काम यहाँ पे उलट किया हुआ है, मैंने कह रहा हूँ गो टू कॉन्टैक्ट, लेकिन डाला होम का पेज हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कहता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं और मैं कहता हूँ गो टू कॉन्टैक्ट में खड़ा हूँ तो होम में जाना है। अगर होम में जाने के लिए क्लिक यहाँ करोगे तो कहाँ चले जाओगे, होम में। जब ये होम का नेम उठाएगा यूआरएल पैटर्न में आएगा, कहेगा अच्छा होम का नेम यहाँ पर पड़ा हुआ है तो मैंने ये यूआरएल पैटर्न जो है यहाँ पे कॉपी करना है, तो वो होम पे आ जाएगा, ठीक है। आप ज़रा देखना जादू, मैं इसको कहता हूँ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स में आ गया, क्लिक किया होम में आ गया। हाउएवर अगर होम को क्लिक करता हूँ तो ये होम में ही रहता है, क्योंकि होम में होम का पड़ा हुआ, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, होम में कॉन्टैक्ट्स देना है, CONTACTS कॉन्टैक्ट्स। कहाँ चला गया ये, देखिए कॉन्टैक्ट्स, CONTACTS कॉन्टैक्ट्स, ठीक होगी बात। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये हमारे पास एरर आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यूआरएल पैटर्न में कॉन्टैक्ट्स का मैंने नेम नहीं डिफाइन किया, तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, नेम, और यहाँ पे कह देता हूँ कॉन्टैक्ट्स। अब जब वो कॉन्टैक्ट देखेगा ना यहाँ पे, अच्छा ये कॉन्टैक्ट, तो यूआरएल पैटर्न में आएगा, कहेगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम है, नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम है, नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, हाँ ये पड़ा हुआ है। अच्छा अगर कॉन्टैक्ट नाम है तो क्या करना है, मैंने ये उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है तो मैंने ये चेक करना है कि अगर ये यूआरएल हो तो मैंने कहाँ जाना है, मैंने व्यूज़ डॉट कॉन्टैक्ट्स में जाना है, तो वो यहाँ पे आएगा व्यूज़ डॉट कॉन्टैक्ट्स में। अगर व्यूज़ डॉट कॉन्टैक्ट्स, हाँ पे व्यूज़ डॉट कॉन्टैक्ट तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ, वो कहेगा यार मेरे पास कॉन्टैक्ट HTML पड़ा हुआ है टेम्पलेट में। अच्छा मैंने टेम्पलेट में आना है, वहाँ से कॉन्टैक्ट का पेज उठा के डिस्प्ले कर देना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, कॉन्टैक्ट में आ गए, ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज डिस्प्ले हो गया। गो टू होम, होम में आ गए, गो टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आ गए, गो टू होम, होम में आ गए, गो टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आ गए, गो टू होम, होम में आ गए, गो टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आ गए। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको और लंबा नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बड़ा लंबा कर दिया, क्योंकि मैंने शुरू से दोबारा जो है ना वेब ऐप क्रिएट किया है और पेजेस को लिंक किया है। तो आपने सिर्फ ये समझना है कि जब एक से ज़्यादा पेज आपने डालने हैं ना, तो आपने ये कोड नहीं भूलना। कुर्ली ब्रेसेस परसेंटेज साइन के दरमियान जब आप लिखते हैं ना, तो बेसिकली आप बता रहे हैं कि पाइथन का कोड लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस यूआरएल पे आपने जाना है। यूआरएल पैटर्न में आएगा, वो होम देखेगा, होम के बाद वो ये यूआरएल पैटर्न इधर कॉपी करेगा, जो कुछ वो बनेगा ना वो कहेगा अच्छा जब ये यूआरएल पैटर्न हो तो फिर मैंने इस फंक्शन में जाना है। तो वो व्यूज़ में आके ना इस फंक्शन को कहेगा यार ये फंक्शन मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ तुम्हारे पास क्या है। वो कह रहा है मैंने रिटर्न करना है तुम्हें HTML home.html, तो टेम्पलेट में चले जाओ और ये डिस्प्ले करा दो। इसी तरह जब कॉन्टैक्ट का होता है वो कहता है यार कॉन्टैक्ट क्या है, वो कहता है यार टेम्पलेट में चले जाओ कॉन्टैक्ट डिस्प्ले करा दो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट। वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये 2 पेजेस को लिंक किया था, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है इसमें स्टैटिक फाइल्स ऐड करने लगे हैं। अब जब मैं कहता हूँ स्टैटिक फाइल्स का मतलब ये है कि हम मिसाल के तौर पे शुरू में आपने देखा था कि हमने CSS पढ़ा था, जो हम CSS स्टाइलिंग ऐड करते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है या इमेजेस होती हैं, जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं ना जिन्होंने चेंज नहीं होना होता, वो जो है बेसिकली स्टैटिक फाइल होती हैं। और अब हम जो है अपनी जो हमने 2 पेजेस की वेबसाइट बनाई है इसके अंदर अब स्टैटिक फाइल्स को हम ऐड करेंगे और मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है ना वो ये कि यहाँ पे हमारा जिस लेवल पे टेम्पलेट्स और जिस लेवल पे 2 पेज ऐप पड़ी हुई है ना, इस लेवल पे हमने एक स्टैटिक का फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उसका नाम रखना है जी STATIC स्टैटिक, दैट्स इट, ठीक है। ये देखिए अब स्टैटिक की डायरेक्टरी हमारे पास आ गई हुई है और इसके अंदर हम एक अब CSS की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल शीट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक स्टाइल शीट क्रिएट करता हूँ और इसको कहता हूँ style.css, ठीक है, स्टाइल शीट ये क्रिएट कर दी मैंने इसके अंदर। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैंने पुरानी, अगर आपको याद हो वेबसाइट्स में हमने कुछ स्टाइलिंग की थी, तो मैं पुरानी कुछ स्टाइलिंग उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास कुछ स्टाइलिंग पड़ी हुई है, तो मैं सिंपल ये करता हूँ कि इसको कॉपी करके Ctrl+C करता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरी CSS स्टाइलिंग है इसमें ये मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब
इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसमें हमारी स्टाइलिंग आ गई, ओपन करता हूँ, ये स्टाइलिंग हमारी आ गई है। ठीक है, अब हमने इसको ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक स्पॉइलर जो है ना मैं अलर्ट देना चाहता हूँ। इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको घोटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ हाउ जेंगो को इस तरह सेट इस तरह किया गया है कि हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो, यानी कि उनकी लॉजिक जो है ना वो उसके ऊपर है जिन्होंने जेंगो को डिज़ाइन किया। ठीक है, अच्छा, हमने पहला काम ये करना है कि सेटिंग्स में जाके हमने बताना है कि जी आपने ना स्टैटिक लोड करना है। ये देखिए स्टैटिक यूआरएल तो ये है, लेकिन हमने अब स्टैटिक को लोड कराना है। सेटिंग्स में बताना है कि आपने सेटिंग लोड करना है। तो कहाँ से लोड करना है? पहले तो हमने इसको बताना है वो एड्रेस देना है। तो अब वो हमने इसको कैसे बताना है? सेटिंग्स में आके मुझे ये तो पता है कि जिस डायरेक्टरी में टेम्पलेट पड़ा हुआ है उसी डायरेक्टरी में स्टैटिक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए, सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि इंपोर्ट ओएस होना चाहिए। os डॉट पाथ जो है ना ये इंपोर्ट होना चाहिए मॉड्यूल। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा ना, आप किसी और IDE में काम कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे ना हो, तो आपने इंपोर्ट डॉट os करना है। और ये देखिए सिंपल हमने बेस डायरेक्टरी का os पाथ उठाना है, बेस dir os पाथ टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये अगर ये उठा लेता हूँ मैं Ctrl+C, तो इसी टेम्पलेट्स की जगह पे बेसिकली स्टैटिक भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ और यहाँ पे कहते देता हूँ जी STATIC स्टैटिक फाइल्स FILES _ DIRS इज इक्वल टू दिस वन। और यहाँ पे ऑफ कोर्स टेम्पलेट्स की बजाय स्टैटिक है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, os.path UL join base dir static। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमने एक और काम करना है और वो ये है कि यहाँ पे इन केस अगर आप 1 से ज़्यादा पाथ्स देना चाहते हैं तो आपने इसको इस तरह कर देना है ताकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो 1 से ज़्यादा पाथ्स देने का। अच्छा, अब यहाँ पे जाए ना, ये आपको पैटर्न रिपीटेडली मिलेगा। ये देखिए dir टेम्पलेट्स में यही आया हुआ है। अच्छा, os.path join base dir SQLite भी यही आया हुआ है, क्योंकि ये देखिए SQLite की भी यही डायरेक्टरी है, यही पे स्टैटिक पड़ा हुआ है, तो हमने यही पाथ उठा के ना यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, ये तो चीज़ हमारे पास हो गई। अब हमने इसको बता दिया है कि आपने ना स्टैटिक फाइल उठानी है। स्टैटिक फाइल तो आ गई, लेकिन हमने HTML में भी जाके तो बताना है ना कि स्टैटिक स्टाइलिंग हमने ऐड की हुई है, तो वो आपने उठानी है। तो वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि किस तरह से हम स्टैटिक फाइल की स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं। ओके जी, तो अब तक हमने क्या किया जी, हमने एक स्टैटिक फोल्डर क्रिएट किया, उसमें हमने स्टाइलिंग ऐड की, और फिर हमने सेटिंग्स फाइल settings.py को, यहाँ पे जब जाएं settings.py को बताया कि जी हमने एक स्टैटिक फोल्डर ऐड किया और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है जी, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हम सिंपल जाते हैं हम अपने home.html में और यहाँ पे हम इसको लोड करते हैं। तो सबसे ऊपर जाके बेहतर यही है कि सबसे ऊपर पहले इसको लोड किया जाए स्टाइलिंग को, और जावा को आखिर में लोड किया जाए। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ अगेन हमारा वही कन्वेंशन है, डबल साइन, और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ लोड, फिर स्टैटिक STATIC स्टैटिक। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक फाइल लोड हो गई हुई है। अब जो स्टैटिक के अंदर फाइल्स हैं वो हमारे HTML के इस पेज के अंदर अवेलेबल हो गई हैं। हाउएवर हमने भी इसको यूज़ नहीं किया, तो अभी हम यूज़ करते हैं। अब सिंपली हम लिंक ऐड करते हैं जैसा कि हम यूजुअली करते हैं। मैं कहता हूँ लिंक LIN के लिंक। ठीक है, और इस लिंक के अंदर जो है रेफरेंस डालता हूँ मैं रेल, और ये जी है हमारे पास स्टाइल शीट। कहाँ गई स्टाइल शीट? स्टाइल नहीं, तो मैं लिख देता हूँ STT स्टाइल शीट। ये मुझे वैसे बाय डिफ़ॉल्ट देता था स्टाइल शीट। ओके, अच्छा, अब इसका लिंक मुझे देना है कि स्टाइल शीट ये उठानी कहाँ से है, तो वो href होगा, href। ठीक है, और href में मैंने इसको बताना है कि कहाँ से ये उठानी है। तो सिंपल कुर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, कुर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसा कि हम डालते होते हैं %। अब आपको याद हो पहले हम बताते थे टेम्पलेट्स में से उठाना है, या अब मैं बताऊंगा स्टैटिक में से उठानी है फाइल, और उसका नाम है जी style.css style.css। ये पड़ी हुई है style.css। मैं इसको बता रहा हूँ कि स्टैटिक में से style.css उठानी है, बस स्पेलिंग ठीक हो, स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है, तो सो फॉर सो गुड। तो यही हमने करना था जो कि हमने लोड करा ली फाइल। तो यहाँ पे हमने इसको लोड करा लिया। अब मैं दोबारा सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और Alt+Ctrl+R रन करता हूँ जी manage.py को, और इसको कहता हूँ जी सर्वर को रन करो, रन सर्वर। सर्वर साहब रन हो जाओ।
और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसमें कलरिंग स्कीम चेंज हो जानी चाहिए, वट एवर। वाओ, दिस इज़ सो कूल। तो अब देखिए कि हमने इसमें क्या किया जी, चेंज कर दी कलरिंग। हाउएवर अगर मैं कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट हमारा सफ़ेद का सफ़ेद ही है, इसमें हमने कलरिंग ऐड कर दी हुई है। अगर सिंपल यही स्टाइल लोड स्टैटिक करता हूँ मैं, क्योंकि अब हमने सेटिंग्स में तो डाल दिया ना, यही देखिए स्टैटिंग, यही स्टाइलिंग कॉपी करके अब मैं कॉन्टैक्ट्स में चला जाता हूँ और टाइटल के नीचे आके लेट्स से पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यही स्टाइलिंग हमारे पास जो है आ जानी चाहिए दूसरे पेज में भी। अब मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ और एज यू कैन सी दोनों पेजेस में यही स्टाइलिंग जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। एक्सीलेंट। तो देखा आपने किस तरह हमने एक स्टाइलिंग ऐड की है, एक स्टैटिक फाइल ऐड की है हमारी वेबसाइट के अंदर। अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जो कि हमने अभी अभी किया है। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया जी, स्टैटिक की एक फ़ाइल क्रिएट की सेम लेवल पे जहाँ पे टेम्पलेट्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब मैंने क्रिएट कर दी तो मैंने सेटिंग्स में जाके बताना है कि यार मैंने एक स्टैटिक की फ़ाइल क्रिएट की है, तो उसको बताना कि कहाँ पे क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे नीचे आया, बेस डायरेक्टरी, बेसिकली जिस जगह पे टेम्पलेट की फाइल पड़ी हुई थी ना, वही मैंने यूआरएल कॉपी की है। ये देखिए DBSQLite भी इधर ही पड़ी हुई है ना, इसी लेवल पे। ये देखिए मैं अगर क्लोज करता हूँ तो ये सारे एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं। और मैं ऊपर जाता हूँ, टेम्पलेट का मैंने एड्रेस उठाया और यहाँ पे इसको स्टैटिक में चेंज कर दिया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अगर इनकेस अगर आपको एरर आ रहा है तो मेक श्योर आपने इंपोर्ट os.path किया हुआ है ऊपर, ठीक है। ये देखिए इंपोर्ट os.path। जब ये मैंने कर लिया तो इसके अंदर मैंने कुछ स्टाइल शीट ऐड कर दी, ठीक है। स्टाइल शीट मेरे पास पहले पड़ी हुई थी .css की, उसके अंदर कोड डाल दिया, गुड होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट में क्या किया, मैंने HTML में आया और वहाँ पे मैंने पहले काम ये किया कि लोड स्टैटिक कराया, जो कि हमारा अब ट्रेडिशनल मेथड है, कुर्ली ब्रेसेस परसेंटेज साइन, फिर उसके बाद लोड स्टैटिक, ठीक होगी बात। जब लोड स्टैटिक करा ली तो फिर मैंने उसको लिंक किया कि अब स्टैटिक में से कौन सी फाइल उठानी है। उसकी रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि मैं स्टैटिक में इमेजेस भी डालूंगा, जावा भी डालूंगा, तो अब मैंने उसको बताना है कि अब स्टैटिक में से उठाना क्या है। स्टैटिक में से जी style.css उठानी है। जब ये उठाई उसने तो अब क्या किया उसने, वो कलरिंग जो है वो ऐड कर दी हमारी स्टैटिक फाइल के अंदर, और ये इस तरह से आपको ये डिस्प्ले हो गया। एक्सीलेंट। तो चलिए अब इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करते हैं। अब जो है हम जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर ऐड करने लगे। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको याद हो तो हम उसका लिंक जो है वो आखिर में ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ, SCRIPT स्क्रिप्ट। सॉरी गाइज, ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि जब मैं रिस्टार्ट करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्क्रिप्ट टैग, और उसके बाद मैंने सिंपल डालना है जी, टाइप कौन सी अब आ रही है, टाइप है जी TYP, टाइप TYP टाइप TYP, right? Type is equal to text slash java script, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली कोड आने वाला है, मैं इसको ये बता रहा हूँ। और src जो सोर्स है वो कहाँ से उठाना है, अब मैंने इसको बताना है कि सोर्स क्या है हमारा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने लिखना है जी स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक से उठाना है, और फिर फाइल का नाम जो है जी main.javascript फाइल JS, ठीक है। एक्सीलेंट। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टैग को। ये देखिए यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब सिंपल मैं इसको क्लोज करता हूँ जी, टैग को क्लोज करो जी, और यहाँ पे /script, गुड होगी बात। तो बेसिकली हमने main.js को यहाँ से लिंक कर दिया। हाउएवर main.js यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, तो हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं और जिसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऐड करेंगे। अब सिंपल यहाँ पे मैं आता हूँ और ये देखिए मैं अब न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल, एंड इसको मैं कह देता हूँ main.js, गुड होगी बात। ये हमारी main.js आ गई। अब इसमें सिंपल हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है जी। फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी है, होम बटन पे मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शनैलिटी ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम इस तरह करो कि यहाँ पे कोई बटन ऐड कर दो जो कि लेट्स से कलर चेंज करे, राइट। मैं यहाँ पे करता हूँ BU, एक बटन डाल दिया, और बटन में मैं कह देता हूँ टाइप क्या है जी, टाइप है जी बटन की, और फिर उसके बाद उसका लेट्स से, बल्कि मैं इसके पहले डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ क्लिक हेयर टू चेंज कलर, ठीक होगी बात। तो अब सिंपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बल्कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डालेंगे। मैं कहता हूँ ऑन क्लिक
CLICK, ये है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पे क्या हो जी, ऑन क्लिक पे लेट्स से ये फंक्शन रन हो जिसका नाम हम लेट्स से रखेंगे चेंज कलर फंक्शन। ठीक है, चेंज कलर फंक्शन। तो एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जो कि होगा चेंज कलर करेगा और ऑन क्लिक पे वो ये हो। ठीक है, चलें जी। तो अब हम जाते हैं main.js में और यहाँ पे मैं ये फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में किस तरह से डिफाइन करते थे आपको याद होगा। सबसे पहले तो हम लिखते थे जी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, हमारे कलर केस में है चेंज कलर चेंज कलर यस। और फिर हम सिंपल लेट्स से मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है जी मैंने, बैकग्राउंड कलर। और ये क्या होना चाहिए जी, बैकग्राउंड कलर, लेट्स कॉल दिस सबसे भद्दा कलर होना चाहिए, लेट्स कॉल दिस येलो। ठीक होगी बात। अच्छा, ये हमने जी डाल दिया है चेंज कलर। ठीक है, ओके, आई होप कि इसमें प्रॉब्लम ना हो। मैं इस तरह करता हूँ कि चेंज कलर का सी जो है मैं ये बड़ा कर देता हूँ और इसका भी चेंज कलर का सी बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मेन में इन दोनों को बड़ा कर देता हूँ ताकि नेम कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। ठीक है, ओके, नाउ वी आर हैप्पी। ठीक है, एज यू कैन गेस दोस्तों, मैंने येलो के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितनी अंग्रेज़ी में, मेरी अंग्रेज़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इवन के गोरों से भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, चलें अब हम हमारा जो है ना सर्वर को रिफ़्रेश करते हैं और फिर अपनी देखते हैं कि ये चेंजेस हमारी वेबसाइट में आई हैं कि नहीं आई। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, होम में जाते हैं जी, हमारा सर्वर रन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू चेंज द कलर, अगर इसको क्लिक करता हूँ, अगर हमारी जावा फाइल सही ऐड हो गई हुई है तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, एंड चेंज नहीं हुआ। मेरे ख्याल से मैंने येलो को अगर मैं कह देता हूँ ब्लू, ठीक है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं और इसको क्लिक करता हूँ, अगेन ये नहीं चेंज हो रहा। तो लेट मी चेक, एज यू कैन गेस मैंने ब्लू लिखा हुआ है यार बहुत बेइज्जती हो रही है ओके, नो प्रॉब्लम गाइस। ओके, रिफ़्रेश करते हैं जी, चेंज कलर अगेन, नो वी हैव टू चेक द लॉजिक। अच्छा जी, देखते हैं जी, यहाँ पे जाता हूँ, ऑन क्लिक चेंज कलर को आपने रन करना है और ये बटन है, एंड चेंज कलर में जब मैं आता हूँ, ओके दोस्तों, मैंने गलती पकड़ ली है अपनी, और गलती ये है कि मैंने जब SRC डिफ़ाइन किया तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालना था, और अब दैट आई गेस वुड बी ओके। तो मैं इसको अगेन रिफ़्रेश करता हूँ, चेंज कलर करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे सर्वर दोबारा रन करना पड़ेगा। लेट्स रन सर्वर अगेन, लेट्स टेक इट अ टाइम। ओके जी, सर्वर रन हो गया हुआ है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। नाउ लेट्स सी। ओके गाइज, आई थिंक द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि मैंने अगर मैं CSS स्टाइल में जाऊँ तो मैंने बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड लिखा हुआ है, Ctrl+C ये करता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कह रहा हूँ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो बेसिकली बॉडी की टैग है जिसको कलर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है वो बेसिकली टैग है बैकग्राउंड, और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि मैं इसी को उठा लेता हूँ और बजाय कोई ब्लू येलो चेंज करने के मैं इसको लीनियर ग्रेडियंट चेंज कराता हूँ और इसको कह देता हूँ कि तुमने ना कुछ इस तरह से चेंज करना है लीनियर ग्रेडियंट, और वाइट टू ग्रे से लेट्स से ग्रे टू वाइट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रे टू वाइट। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये कलर जो है ना रिवर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पीछे आता हूँ और आई थिंक वी आर गुड टू गो, ग्रे टू वाइट। लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है। ओके, आई नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गाइज देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स कि मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू हियर एट दिस मोमेंट। हम इसको सिंपल लेट्स से ब्लू कर देते हैं, ब्लू। ठीक है, लेट्स सेव इट, रिफ्रेश इट, क्लिक करता हूँ एंड इट चेंजेस टू ब्लू, राइट, क्योंकि यहाँ पे ब्लू है। अगर मैं इसको करता हूँ ग्रीन, लेट्स रिफ्रेश इट,
क्लिक इट एंड इट टर्न्स टू ग्रीन। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक स्टैटिक फाइल लोड कराई है और हम अब जो है इसको चेंज कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से। चलें एक फाइनल और चीज़ ऐड कर देता हूँ, मैं इसके अंदर एक इमेज भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स ऐड एन इमेज। अब सिंपल इमेज ऐड करने के लिए मैंने इमेज जो है ऑलरेडी रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे आके स्टैटिक फोल्डर में वो इमेज पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और AIPNG जो है मेरी फाइल का नाम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इमेज है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने जी टैग डालनी है, टैग IMG इमेज, राइट। और फिर उसके बाद जैसा कि यूजुअली हम करते हैं SRC करके मैंने इसको जो है बेसिकली बताना है कि कहाँ से ये इमेज उठानी है। मैं कहता हूँ SRC, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब मैंने बताना है कि कहाँ से ये इमेज उठानी है। और हमारा जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज साइन और फिर उसके बाद स्टैटिक। ठीक है, और उसके बाद कॉमास के अंदर मैंने बताना है कि जी इमेज का नाम है AI.PNG। ठीक है, AI.PNG जो कि यहाँ पे शो भी हो रही थी, राइट। गुड, तो ये चीज़ हमने ऐड करनी थी। उसके बाद जो है सिंपल हम टैग को क्लोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लोज द टैग एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं एंड वाओ दिस इज सो कूल गाइस। ये देखिए हमारी जो है इमेज यहाँ पे शो हो रही है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इन केस अगर आप कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द कलर। दिस इज सो कूल गाइस। हम जाते हैं जी होम पेज में, कॉन्टैक्ट्स में, कॉन्टैक्ट्स से आते हैं होम में, रिफ्रेश करते हैं, चेंज कलर करते हैं। दिस इज सो कूल। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। उसके रीज़न ये है कि इसमें मैंने जंपिंग बहुत किया आगे पीछे। तो बेसिकली हमने स्टैटिक फाइल को लोड करना सीखा। स्टैटिक फाइल को किस तरह लोड करते हैं, सबसे पहले तो हम स्टैटिक का फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर सेटिंग्स में जाके उसको बताते हैं, सेटिंग्स में जाके कि ये फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, जब हमने उसको बता दिया कि ये फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है तो फिर हम अपनी जो HTML में जो है स्टैटिक फाइल्स को लोड करते हैं। स्टैटिक फाइल को लोड करने का तरीका आपने ध्यान में रखना है, लोड स्टैटिक कुर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद जो है आपने डालना है परसेंटेज साइन, उसके बाद कहना है लोड स्टैटिक। ये घोटा लगाना है दोस्तों, ये इसी तरह ही था, इसी तरह ही उन्होंने डिज़ाइन किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आई रियली अपोलोजाइज। ठीक है, जब आपने लोड स्टैटिक करा ली तो अब सिंपल आपने ये करना है कि अब देखें तीन चीज़ें हमने, एक तो स्टाइल CSS को लोड कराया। स्टाइल CSS को लोड करने का तरीका बड़ा ही आसान है। अगेन यहाँ पे देखिए ज़रा, आपने लिंक नेम रख दिया जी, हम स्टाइल CSS करने रहेंगे। href, जहाँ पे भी href डालना है तो href का तरीका ये है, कुर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज साइन, स्टैटिक, फिर आपने फाइल का नाम बताना है, कौन से फोल्डर में से, फिर कौन सी फाइल को अपने इन्वर्टेड कामाज में रखना है। इसी तरह जब आपने जावा की फ़ाइल लिंक की तो जावा की फ़ाइल में भी यही आपने काम किया कि आपने सिंपल ऑन क्लिक करके जावा का फंक्शन एग्जीक्यूट कराया। लेकिन यह जावा की फ़ाइल को लोड कराने के लिए आपने कहा टेक्स्ट जावा, जावास्क्रिप्ट, और सोर्स जो है स्टैटिक मेन जावा से आ रहा है। जब आप मेन जावा में जाते हैं तो आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जो कि बैकग्राउंड का कलर जो है ग्रेडियंट से ग्रीन करता था। ये देखिए बैकग्राउंड का कलर लीनियर ग्रेडियंट से कर देता था जनाब आली ग्रीन। ठीक होगी बात। इसी तरह हमने एक इमेज भी लोड कराई, किधर था ये। इसी तरह हमने एक इमेज भी लोड कराई। इमेज लोड कराने का तरीका बड़ा ही आसान था, इमेज SRC, अगेन कुर्ली ब्रेसेस, उसके बाद परसेंटेज साइन। ये तो आपने नहीं भूलना ना, जब भी आपने लोड कराना पेज, कुर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज साइन, उसके बाद स्टैटिक और फिर AI.PNG फाइल का नाम डालना है कामर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। हम गाइज ट्रस्ट में आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। ये चीज़ सीखने के लिए मुझे जितना टाइम लगाना, आई कैन नॉट टेल यू, कम ऑन, इट्स अ हैक ऑफ अ जॉब। यानी कि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद आई रियली मिस। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 3 दफ़ा देखें। एक चीज़ को हमने किया है, क्रिएट प्रोजेक्ट किया, दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, लिंक पेजेस किए, दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब लिंक पेजेस के साथ साथ हमने स्टैटिक फाइल को लोड कराया। तो मैं ये चाहता हूँ आप अपने हाथ से एक दफ़ा इसको गुजारें, ज़ीरो से बैठें, पेजेस प्रोजेक्ट क्रिएट करें, पेजेस को लिंक करें, फिर उसके साथ उसके ऊपर स्टैटिक फाइल्स को लोड करें। ये तो करें ना, 1-2 दफ़ा तो करें ना, ताकि आपको ये ज़बानी तैयार हो जाए, याद हो जाए। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। वेलकम बैक गाइस। इस लेक्चर में हम लोग फॉर्म्स क्रिएट करने लगे, लेकिन असल पावर जो है ना वो इस लेक्चर की इसमें नहीं है कि हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। असल पावर इसमें है कि फॉर्म से हम डेटा लेके उसको पाइथन से मैनिपुलेट करेंगे और फिर उसको रिटर्न कराएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने काम ये किया है कि जी फॉर्म जेंगो को एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अब जो है एक सिंपल हम HTML पेज बनाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। मैं तीसरी चौथी दफ़ा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सिंक इन हो जाए ये चीज़ें। ठीक है,
तो सिंपल यहाँ पे आता हूँ जी, व्यूज़ का एक बनाना है, हमने फाइल बनानी है व्यूज़ की, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, पीसी मेरा स्लो है, रियली अपोलोजाइज। views.py हमने क्रिएट करनी है यूआरएल्स में, और यूआरएल में एक यूआरएल डिफाइन करना है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज अ होम यूआरएल। ये देखिए यही यूआरएल है, तो मैं इसी को उठाता हूँ और मैं कहता हूँ होम यूआरएल पे बजाय ये शो करने के आप मुझे शो करिएगा, क्या जी, आप मुझे शो करिएगा, यानी कि यूआरएल पैटर्न में यूआरएल जो है अगर आ जाए नथिंग, राइट, नथिंग आ जाए, तो फिर क्या करना है आपने, फिर आपने इस तरह करना है कि व्यूज़ में चले जाना, व्यूज़ डॉट उसके अंदर होम का जो है ना फंक्शन उठाना है। अब वो कह रहा है व्यूज़ कहाँ से लूँगा मैं, तो मैं कह रहा हूँ यार व्यूज़ इसी में से, ये है ना बेसिकली यहाँ से इंपोर्ट करना है, तो इसको इसी फोल्डर में से इंपोर्ट करना हो तो कहते हैं जी फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, ठीक है। तो ये व्यूज़ इंपोर्ट हो गया हुआ। अच्छा, अब ये व्यूज़ में जाएगा, होम को देखेगा वहाँ पे व्यूज़ में, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैं कहता हूँ डिफ होम, और होम जो है दो चीज़ें लेगा, एक तो रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या करेगा जी, रिक्वेस्ट लेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको किसी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन क्लोज करते हैं, और ये रिटर्न करेगा हमें रेंडर करके, RENDER रेंडर। अगर आप रेड देखें रेंडर शो हो रहा है, इसकी रीज़न ये है कि हमने इंपोर्ट नहीं कराया हुआ रेंडर जेंगो शॉर्टकट से, तो इसने रिक्वेस्ट रिटर्न करनी है, ठीक है, और रिक्वेस्ट के साथ हमें एक जो है HTML पेज भी रिटर्न करना है, जिसको मैं कह देता हूँ index.html, या सॉरी इंडेक्स नहीं, इस दफ़ा form.html, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट करा लेते हैं जी, मैं कहता हूँ फ्रॉम django डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर, ठीक है। तो ये आपने ज़रा मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है। आई डोंट नो कि इस तरह इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है, कि कहाँ कौन सा मॉड्यूल है, कहाँ से आपने इंपोर्ट करना है। गुड जी, हमने फॉर्म जो है वो इंपोर्ट कर लिया हुआ है। हाउएवर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो हमें कुछ शो नहीं होगा, बल्कि हो सकता है एरर दे हमें कि यार ये तो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। देखें ये कह रहा है कि फॉर्म डॉट HTML एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी रीज़न बिल्कुल वो ठीक कह रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ टेम्पलेट्स में और मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू HTML फाइल, और मैं कहता हूँ फॉर्म डॉट HTML, इसको क्रिएट करते हैं, और ये हमारे पास HTML आ गई है। मैं टाइटल कहता हूँ फॉर्म, और यहाँ पे H1 टैग डिफाइन करते हैं जी, H1, ठीक है, और उसको कह देता हूँ फॉर्म, दिस इज़ फॉर्म, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया हुआ है। एक्सीलेंट, यहाँ तक तो हमें ऑलरेडी पता था, मैंने 3-4 मिनट यहाँ पे लगा दिए हैं, लेकिन ये एक अच्छी एक्सरसाइज आपने दोबारा देख लिया है एक पूरी आइटरेशन को कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पर्पस है वो है जी फॉर्म में डेटा इनपुट करना और उससे रिज़ल्ट लेना। तो हमें 2 पेज चीज़ चाहिए, यहाँ पे एक और पेज मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ और इसको कहता हूँ result.html, ठीक है, गुड। तो ये हमारा result.html, मैं इसको रिज़ल्ट कह देता हूँ जी, और इसकी H1 टैग में मैं डाल देता हूँ H1 क्लोज की टैग, और मैं कह देता हूँ रिज़ल्ट ऑफ फॉर्म, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर एक से ज़्यादा पेजेस हों तो हमें यूआरएल्स में जाके बाय नेम डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और रिज़ल्ट का पाथ जो है वो डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाथ डिक्लेयर करता हूँ और मैं कहता हूँ ये जो है ना बेसिकली ये है रिज़ल्ट स्लैश, और होम नहीं, इसको फंक्शन रिज़ल्ट में से उठाना है, लेकिन इसका नाम होगा, और नाम जो है हम आसानी के लिए रिज़ल्ट रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये रिज़ल्ट कहाँ से उठेगा, ये जाएगा सीधा रिज़ल्ट में, और यहाँ से हम एक एंकर टैग डालते हैं, ए टैग, ठीक है, और ए टैग के अंदर मैं href डालता हूँ, ठीक है, और href के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल कुर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे मैं बेसिकली नाम डालने लगा हूँ। ये देखिए मैं कहता हूँ कुर्ली ब्रेसेस के अंदर %,
और परसेंटेज साइन के अंदर मैं कहता हूँ URL जो है वो क्या आने लगा है जी, उसका रिजल्ट नाम होगा रिज़ल्ट। ये नाम कहाँ से उठेगा, ये नाम जाएगा URLs में, ये यहाँ पे चेक होगा, ठीक है, और फिर कनेक्ट होगा रिज़ल्ट और होम के साथ, ठीक है, गुड। तो ये हाँ इसने जी मैंने कह दिया इसको उठाना, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं जी एंकर टैग को, गुड होगी बात, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, गुड। इसी तरह हम जो है फॉर्म के साथ भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भी एक एंकर टैग डालते हैं और मैं इसको कहता हूँ ए, ठीक है, और एचरेफ में मैं सिंपल कह देता हूँ कुर्ली ब्रेसेस के अंदर परसेंटेज साइन, फिर URL, और फिर URL के साथ मैं कह देता हूँ जनाब आला कि ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं जी एंकर टैग को, क्लोज कर दिया एंकर टैग। अब मैं फॉर्म में मैंने बता दिया, व्यूज़ में आके मैंने बताना है सिंपल, सॉरी इस इधर URLs में कि भाई इसका भी नाम मैंने रखा हुआ है और इसका नाम है नेम इज़ इक्वल टू कुर्ली ब्रेसेस फॉर्म, ठीक है, गुड। तो ये देखिए मैंने नाम बता दिया मैं। अब जो ही फॉर्म में कि नाम पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये href किधर जाएगा, फॉर्म में, व्यूज़ में आएगा, सॉरी URL में आएगा, फॉर्म देखेगा, कहेगा अच्छा ये URL पैटर्न मैच करता है फॉर्म के साथ, तो मैंने होम में जाना है, ठीक है, गुड। अब जो है ये कनेक्ट हमने कर लिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो ये कि जी क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करेगा तो फॉर्म पे चला जाएगा, ठीक है, और क्लिक हियर यहाँ पे क्लिक करेगा तो रिज़ल्ट पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको उलट किया हुआ है, क्योंकि फॉर्म के अंदर रिज़ल्ट का पेज, रिज़ल्ट ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म पेज पे आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं रिज़ल्ट पे चले जाना चाहिए यूज़र को, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं जी क्या हमारी लॉजिक ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो लेट्स सी, मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ सर्वर को, रन सर्वर, ठीक है, एंड लेट्स सी क्या होता है। एज यू कैन गेस एरर आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि व्यूज़ के अंदर मैंने रिज़ल्ट का फंक्शन डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ कहता हूँ जी RESULT रिज़ल्ट, रेंडर रिक्वेस्ट फॉर्म की बजाय result.html। अब इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं जी कोई डिफरेंस आया है कि नहीं आया, राइट। अब ये सर्वर दोबारा स्टार्ट हुआ, फॉर्म क्लिक हियर, दिस इज़ रिज़ल्ट ऑफ द फॉर्म एंड दिस इज़ फॉर्म, ओके। तो हमारी पास लॉजिक जो है वो ठीक कनेक्ट हो गई है, काम कर रही है, ओके गाइस। तो यहाँ तक जो है हमने फॉर्म्स क्रिएट किए, उनको लिंक किया, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, अगले लेक्चर में हम फॉर्म्स बिल्ड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक भाई शहजादे और शहजादियों। लास्ट लेक्चर में हमने ये काम किया था कि 2 पेजेस को लिंक किया था। अब फॉर्म पेज पे आते हैं और यहाँ से हम डेटा लेंगे और वो डेटा यहाँ से फॉर्म से इनपुट होगा और जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली रिज़ल्ट फॉर्म यहाँ पे आके प्रिंट होगा, आउटपुट होगा। यानी कि हमने एक पेज से डेटा लेना है, दूसरे पे डालना है, प्रिंट करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल हम फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर्म, ठीक है, और इसके साथ हम एक्शन डाल देते हैं जी। और एक्शन क्या करना है, एक्शन ये है आपने जाना है रिज़ल्ट के URL पे, ठीक है, कुर्ली ब्रेस सॉरी परसेंटेज साइन URL फिर रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट पे चले जाना, ठीक है। तो ये आपने एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैं फॉर्म टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें हम इनपुट वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इनपुट वैल्यू के लिए मैं कहता हूँ इनपुट फर्स्ट, लेट्स से इनपुट, और इसकी टाइप जो है मैं कह देता हूँ टेक्स्ट है जी। अच्छा, अब इसका मैं नाम रख देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये नाम काम आएगा हमें वैल्यू गेट करने के लिए। नेम इज इक्वल टू लेट्स से इनपुट, ठीक होगी बात। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लिसिट कह देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है, इधर तक तो समझ आती है ना। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूज़र इनपुट कह देता हूँ ना यहाँ तक, अगर देखें अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी चेंज, ठीक है, या फिर मुझे सर्वर को क्लोज करके दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स रीरन द सर्वर। लेट्स सी अगर हमें यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई देता है कि नहीं, ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो एट द मोमेंट हमें
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम रिज़ल्ट में हैं। मैं फॉर्म में आता हूँ तो ये देखिए हमारे पास जो है एक टैब बन गई हुई है इनपुट के लिए। हाउएवर यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ क्लिक का। तो अगेन मैं यूज़र इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ इनपुट, और इनपुट की जो अब टाइप है वो बेसिकली सबमिट टाइप है, टाइप ठीक है इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और फिर उसकी वैल्यू जो है, लेट्स कॉल दिस वैल्यू क्लिक हियर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक बटन आ गया क्लिक हियर, ठीक है। यानी कि अब जो भी टेक्स्ट इसके अंदर डालूंगा और क्लिक करूंगा तो इस बेसिकली टेक्स्ट को फॉर्म से रिजल्ट के पेज में आना चाहिए और यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये कैसे डिस्प्ले होगा? सबसे पहले तो मैं ना इस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है, सेव कराना चाहता हूँ। तो मैं यानी कि चाहता ये हूँ कि ये फॉर्म से जो है ये रिज़ल्ट उड़े और सीधा चला जाए व्यूज़ के अंदर। अब मैं व्यूज़ के अंदर कहाँ पे डिस्प्ले कराना है जी? रिज़ल्ट फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको गेट कर देता हूँ, गेट। और ये गेट कैसे करते हैं जी? गेट करते हैं इस वेरिएबल के नेम से। याद है आपको मैंने कहा था यूज़र अंडरस्कोर इनपुट। मैंने कहा यार यूज़र इनपुट को गेट करो, और ये इसके लिए रिक्वेस्ट का मेथड है बेसिकली। इसको कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब बेसिकली क्या करेगा ये यूज़र इनपुट, जो कि बेसिकली इस टैग का नाम है, आपको याद होगा अगर मैं फॉर्म में जाता हूँ, ये देखिए ये यूज़र इनपुट, ये टैग जो है एक ही चीज़ है, ठीक है। ये जो डेटा है बेसिकली इस यूज़र इनपुट में आ रहा है, ठीक है। अब ये यूज़र इनपुट व्यूज़ में जाती है और वहाँ पे अगर आप देखें व्यूज़ को मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये जो यूज़र इनपुट है ये HTML से आता है इस वैल्यू के अंदर, और इसको हम रिक्वेस्ट डॉट गेट से गेट कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ जी, इसका अच्छा नाम यही हो सकता है ना, यूज़र अंडरस्कोर इनपुट। तो मैंने इसको यूज़र इनपुट के अंदर सेव करा दिया, ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये हम टेस्ट करते हैं क्या हमारी वैल्यू थ्रू हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर वैल्यू। आपने इधर गौर करना है, ये जो URL है ना यहाँ पे आएगी ये वैल्यू। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यूज़र इनपुट इज इक्वल टू टेस्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये वैल्यू असाइन हो रही है लेकिन ये थ्रू नहीं हो रही, कहीं जा नहीं रही। लेकिन अगर आप एक और गौर करें तो हम जो है रिजल्ट ऑफ द फॉर्म पे आ गए हैं, फॉर्म पे नहीं है, अब हम रिजल्ट पे आ गए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने एक्शन दिया था फॉर्म को कि जब भी क्लिक हो तो आपने रिजल्ट पे चले जाना है, ठीक है। अच्छा, गुड होगी बात। चलें जी, अब हम रिजल्ट पे आते हैं। वो जो वैल्यू हमने गेट की थी ना वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को जो कि हमने यहाँ से ये गेट की है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली रिटर्न हो मेरे इस पेज के साथ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, और उस डिक्शनरी को मैं कह देता हूँ की वैल्यू पेयर है कि जी लेट्स कॉल इट होम वैल्यू, और होम वैल्यू जो है वो इक्वल टू है जनाबे आली यूज़र इनपुट के, ठीक है। यानी कि अब जब ये पेज कॉल होगा रिजल्ट का तो उसके साथ ये वैल्यू भी रिटर्न होगी। लेट्स सी कि ये चीज़ काम करती भी है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, क्लिक हियर, फॉर्म पे आ गए, और मैं कहता हूँ दिस इज़ फ्रॉम फॉर्म, ठीक है, क्लिक हियर, एंड हमारी वैल्यू यहाँ पे थ्रू नहीं हुई है, ठीक है। लेट्स सी क्या मसला है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। समटाइम ये होता है कि जब यहाँ पे देखिए यूज़र इनपुट तो है, आ रहा है, वैल्यू थ्रू हो रही है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है इसके साथ पोस्ट नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से ये जो है हमें ऐड करना चाहिए हमारे HTML में। तो सीधा जाते हैं हम अपने रिज़ल्ट में और यहाँ पे इस वैल्यू को डाल देते हैं। मैं सिंपल एक लेट्स से H1 टैग डालता हूँ। H1 मैं इसलिए डालता हूँ कि ये बड़ी टैग है, आसानी से नज़र आ जाती है H1। और इस H1 टैग के अंदर जो है अब मुझे 2 कुर्ली ब्रेसेस डालनी पड़ेंगी, ठीक है, 2 कुर्ली ब्रेसेस। अब इस 2 कुर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ये होम वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, और H1 टैग को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो आई होप अब ये थ्रू होनी चाहिए। अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, होम दिस इज़ फॉर्म, और मैं दिस इज़ फ्रॉम द फॉर्म क्लिक करते हैं तो नॉट शोइंग एनी वैल्यू। लेट मी सी,
और अगेन यू कैन गेस, जैसा कि मैं आई एम प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, तो आई डिड मेड मिस्टेक। यहाँ पे मुझे ये डालना है, H1 टैग यहाँ पे क्लोज करनी है और यहाँ पे होम वैल्यू डालने हैं, तो अब थ्रू होनी चाहिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम होगा, वो ये होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेंगो जो है सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही टाइट है, बहुत टफ है, तो ये इजीली यू कैन नॉट। अब देखिए ना, फॉर्म में बेसिकली जो हैकिंग की जो डोर्स होते हैं ना, वो इन फॉर्म्स के अंदर होते हैं, तो इसलिए CRSF टोकन की जो है इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। CRSF टोकन का मतलब ये है कि जेंगो वो अपनी तरफ से एक रैंडम कॉम्प्लेक्स की जनरेट करेगा, जो कि बेसिकली हैकर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर्म के ज़रिए वेबसाइट को हैक करना। ठीक है, यहाँ पे ये मैं डालता हूँ। अब सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पे और हम दिस इज़ फ्रॉम द फॉर्म इंटर करते हैं जी, और मैं लेट्स से क्लिक करता हूँ, तो होम वैल्यू यहाँ पे थ्रू हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली होम वैल्यू, क्योंकि मैंने होम वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स मेक इट वेरिएबल। अब जो है इसको दिस इज़ फ्रॉम द फॉर्म शो हो रहा है। गुड होगी बात, एक्सीलेंट। तो अब हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म से एक वैल्यू उठाई, ठीक है, और उसको थ्रू कराया व्यूज़ के ज़रिए, ठीक है, व्यूज़ के ज़रिए रिज़ल्ट पेज के ऊपर। अब कमाल यहाँ पे है कि अब आप इसके ऊपर जो है, इस यूज़र इनपुट के ऊपर और भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यूज़र इनपुट जो है डॉट अपर कर दो जी, UPPER अपर फंक्शन कॉल किया मैंने यूज़र इनपुट के ऊपर, और यूज़र इनपुट अंडरस्कोर टी कह देता हूँ मैं इसको, और इसको यूज़र इनपुट डॉट अंडरस्कोर टी कह देता हूँ, ठीक है, और इसको कह देता हूँ यूज़र इनपुट, ताकि हमें आगे चेंज ना करना पड़े वेरिएबल। समझ रहे मेरी बात को? और इसको इक्वल टू कर देता हूँ यूज़र इनपुट के, ठीक है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी मैंने अपर दिया हुआ है, चलो मैं इसको लोअर कर देता हूँ, ठीक है, LOWER लोअर, तो ये बेसिकली लोअर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, दिस इज़ लोअर फॉर्म, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे प्लस आप कहते हैं आई एम स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये देखिए ये स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कर रहे हैं। अब मैं इसको रिटर्न रन करता हूँ, अगेन रिफ़्रेश करते हैं, रन करते हैं, और आई एम स्ट्रिंग इसमें ऐड हो गया हुआ है, ठीक है। तो अब बेसिकली आप इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी इसके साथ प्ले आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। जेंगो की थोड़ा सा ज़रा शुरू में लर्निंग आई एक्सेप्ट के थोड़ी सी जो है, ऐसा लगता है कि इट्स ओवरवेलमिंग, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि इंफॉर्मेशन का फ़्लो, नंबर ऑफ़ फाइल्स, मूविंग पार्ट्स इसमें ज़्यादा हैं। दैट इज़ करेक्ट, और यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स जेंगो के अंदर। तो लेकिन वंस यू गेट इट दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो है ना वेब फ्रेमवर्क जो कि आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट कीप ट्राइंग टू डू इट 2-3 टाइम्स, 1-2 दफ़ा करें, और फिर देखें कि वंस यू गेट इट, इट्स रिलेटिवली ईजी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वेलकम बैक जी दोस्तों, ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो लेक्चर है ये दैट विल मेक यू जंप ऑफ योर सीट। अच्छा, वो कैसे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे ज़रा गौर करें। अब आपने देखा कि हमने जो भी कोड लिखा वो हमने बेसिकली हमारे इस रिज़ल्ट फंक्शन के अंदर लिखा। हाउएवर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपने जेंगो के साथ, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बहुत बड़ी लाइन ऑफ कोड्स होती हैं, 100,000 लाइन ऑफ कोड्स। तो यहाँ पे 100,000 लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही लिखे जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। तो ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब ये है कि एक और तरीका है, और वो ये कि हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ। वो कैसे? यहाँ पे देखिए, मैं एक नया फंक्शन, नई पाइथन फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको कहता हूँ ML, ठीक है, मशीन ML अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। गुड होगी बात। अच्छा, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और मैं उसको कहता हूँ DEF, और उसका नाम रख देते हैं जी ML। एक फंक्शन है ML जो कि x इनपुट लेता है, ठीक है, और क्या करता है, रिटर्न करता है जी वैल्यू x के अंदर 2 ऐड करके, ठीक है। सिंपल इज दिस, TURN रिटर्न x + 2 करके रिटर्न करता है, सिंपल इज दिस, ठीक है। जब भी आप ML को कॉल करेंगे और उसको कोई वैल्यू देंगे तो वो आपको 2 ऐड करके रिटर्न करेगा, सिंपल इज दिस। अच्छा, आप ज़रा गौर करना है आपने। मैं अब वापस आता हूँ अपने व्यूज़ में, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सिंपल मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रॉम दिस इंपोर्ट ML,
ML मॉडल। जब मैंने ये इंपोर्ट कर दिया तो अब सिंपल ये देखिए, रिक्वेस्ट गेट तो किया ना, अब मैं कहता हूँ कि यार जो यूज़र इनपुट है ना दैट इज़ इक्वल टू मेरा जो ML मॉडल, सॉरी जो ML मॉडल है, ML मॉडल, ठीक है, उसके अंदर एक मेरा फंक्शन पड़ा हुआ है ML का, और वो लेता है x इनपुट, लेट से ये जो यूज़र इनपुट है, यूज़र इनपुट t है, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं देखिए यूज़र इनपुट t दे देता हूँ। तो यूज़र इनपुट t आएगा, वो ML के बेसिकली एज ए x में इनपुट चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वो रिटर्न होगा हमारे पास यहाँ पे एज ए नंबर। तो यहाँ पे वी आर प्रिटी मच गुड टू गो। लेकिन एक इशू जो मेरे ख्याल से वो हो सकता है वो ये कि जब वैल्यू आए ना तो मेरे ख्याल से ये जो है एज ए नंबर ट्रीट होना चाहिए, तो मैं इसीलिए इसको नंबर में पहले ही कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं इसको नम फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, नाम, ठीक है, सॉरी इंट फंक्शन में डाल देता हूँ ताकि ये इंटीजर जो है कन्वर्ट हो जाए और उसमें ऐड टू, अदरवाइज स्ट्रिंग में तो ऐड नहीं होगा ना। अच्छा जी, मैं रिजल्ट ऑफ द फॉर्म नहीं, रिजल्ट में फॉर्म में जाता हूँ और इसमें कहता हूँ 2, ठीक है, क्लिक करते हैं 4, दिस इज सो कूल। तो यहाँ पे दोस्तों आप यू कैन ऐड एज मैनी लाइन्स ऑफ कोड एज यू वांट, यू कैन पुट एज मैनी मॉडल्स एज यू वांट। आपने सिर्फ ये जो है ध्यान रखना है कि इनपुट कहाँ से आ रहा है और आउटपुट किधर जा रहा है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यू कैन आप इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा जाता हूँ और इसको कहता हूँ दिस नंबर, सॉरी इसका फ़ायदा ही नहीं है, मैं कहता हूँ 7 और ऐड टू 9 रिटर्न हो गया, एक्सीलेंट। तो हमने क्या किया जी कि कस्टम स्क्रिप्ट जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया है अपने व्यूज़ के साथ, ठीक है, इंपोर्ट कराया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और फॉर्म से जो हमने इनपुट लिया वो एज ए इनपुट इस मॉडल को दिया और इसने यूज़र इनपुट में ये रिज़ल्ट रिटर्न कराया जो कि हमने यहाँ पे एज ए डिक्शनरी रेंडर के ज़रिए रिटर्न करवाया, ठीक है। और जब हम रिज़ल्ट में गए तो यही वेरिएबल हमने डिस्प्ले कराया h1 टैग की फॉर्म में, ठीक है, एक्सीलेंट। आई होप कि अब आपको जेंगो की पावर का अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा, ठीक है। जब हम मशीन लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर मज़ा उसमें आएगा। परफेक्ट गाइस, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।